हम ना मंथ में एक बार पंचायत करते हैं। ये पंचायत है हमारी, उस पंचायत में हम किसी मतलब बुलाते हैं, जैसे आप जैसे शख्सियत को बुलाया हमने, और हमारी कोशिश ये है कि हम कुछ सीखें, समझें। आप इंडिया के और वर्ल्ड में जाने माने एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। अब थोड़ा जैसे हम बात कर रहे थे अंदर की, हम किसानों की मदद करना चाहते हैं, उनका इनकम बढ़ाना चाहते हैं, कई तरीके से टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम वो कर रहे हैं। तो वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू योर थॉट्स। वी हैव अ यंग टीम, ग्रोइंग टीम, कि हम क्या कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या हमें डिफरेंटली करना चाहिए। वी लव टू हैव योर थॉट्स एंड मे बी 5-10 minutes towards the end we'll open it up for Q&A. ठीक है। First of all, thank you, Ruchit, for giving me this opportunity to come and have an interaction with you all. और मैं बहुत सालों से we were interacting in this sense, not very regularly, लेकिन मुझे याद है बिफोर पैंडेमिक आपने मुझे एक बार कहा कि आप आइए सर, मैं उस टाइम भी नहीं आ सका, बट आई एम फाइनली वेरी हैप्पी कि भी आपके समक्ष में आ पाया हूँ। वी कैन टॉक इन हिंदी इंग्लिश, चलेगा? हाँ जी, आवाज़ आ रही है? इसी का ज़्यादा आ रहा है शायद। और मुझे एक ये भी अच्छा लगा कि पहली बार मैं किसी किसानों की गोष्ठी में आया हूँ, कोट अनकोट, जहाँ किसान नहीं दिख रहे, where I find everybody in jeans. I would love to see this situation. बहुत सारे लोग यहाँ किसान परिवार से आते हैं। जी जी जी, हम लोग जो आते हैं वो पीछे भूल आए। जब मैं बच्चा होता था, जब पढ़ता था, तो एक ऐड आया करता था रेडियो में, उसका किसी घी का था। तो वो ऐड ये था कि जब आपने मोहन घी क्या खाया, गांव से नाता टूट गया। सो आज ये सिचुएशन है कि जो हम गांव से निकल के बाहर आ जाते हैं पढ़कर, हमारा भी नाता टूट जाता है। I mean, we can go on claiming कि मैं गांव से आता हूँ, but eventually we find कि गांव से नाता टूट जाता है। और उसी को, नाते को कैसे जोड़ा जाए, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, आई थिंक इज़ व्हाट रुचित इज़ ड्रीमिंग, एंड जो हम सब लोगों का सपना है। एक बात मैंने कुछ साल पहले कही थी, जो एक तरह का वायरल हुआ था, वो वीडियो जो था वो वायरल हुआ। मैंने किसी टेलीविज़न शो पे एक बात कही थी कि भाई जब हम एग्रीकल्चर की समझना चाहते हैं कि एग्रीकल्चर क्राइसिस में क्यों है, हो सकता है कि आपने भी वो सुना होगा। मैंने कहा था कि जब 1970 का एक पीरियड की बात मैं कर रहा हूँ, 1970 में जो गेहूं का, वीट का जो प्राइस था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो 76 रुपीज़ पर क्विंटल। 2015 में, दिस मीन्स ए पीरियड ऑफ 45 ईयर्स, वो बढ़कर जो है 1450 रुपये हो गया। 76 रुपीज़ टू 1450 रुपये। इसका मतलब है कि जो गेहूं का किसान है, उसकी जो इनकम है, ऑब्वियसली एमएसपी से आप उसको यू कैन अप्रिशिएट कि भाई कितना बड़ा है। सो दैट मीन्स इट वाज ए जंप ऑफ 19 टाइम्स। और एक जो स्कूल टीचर्स हैं, स्कूल टीचर्स की जो तनख्वाह है, क्योंकि 1970 में बहुत कम उनकी तनख्वाह होती थी, तो वो बढ़ के 280 से 320 गुना बढ़ जाती है। किसान की इनकम 19 गुना बढ़ी है, या 20 मान लीजिए, और बाकी सोसाइटी की 120 से 320 के बीच में ग्रोथ हुई है। आप मानेंगे इस बात को कि अगर बाकी सोसाइटी की भी वो 20 गुना बड़ी होती, तो उसमें आधे सुसाइड कर चुके होते या अपनी नौकरियों छोड़ चुके होते। लेकिन इस सारे पीरियड में मैंने एक चीज नजर जो मुझे आई है बड़ी क्लियरली, वो ये है कि भाई एवरीवन इज थिंकिंग कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम किया जाए, लेकिन उसकी इनकम नहीं कोई बढ़ाना चाहता। और ऑल अक्रॉस द ग्लोब एंड ऑल डिस्टिंग्विश्ड इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिसी मेकर, जब मैं उनके साथ इंटरेक्ट करता हूँ, आई कम बैक वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। वो इसलिए कि भाई इनकम क्यों नहीं आप किसान की बढ़ाना चाहते हैं, आप हर एक चीज़ करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बीच में एक फीलिंग है कि किसान को ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। आई डोंट नो वेदर यू लाइक इट और नॉट, लेकिन सच्चाई ये है हमारे कहीं ना कहीं जिस मेंटल फ्रेम में हम लोग काम करते हैं, हम ये सोचते हैं इतना डिजर्व करता है। ये हमारा एक सोच है। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जैसे रुचित ने कहा, मैं भी इतने सालों से, बल्कि दशकों से, जब मैं एग्रीकल्चर पे काम करता था, तो पहले हम वही करते थे कि भाई न्यूट्रिशन की कमी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के साथ ट्रेस एलिमेंट्स क्या हों, ये सब बातें। फिर वो द वे यू कल्टीवेट, उसके ऊपर कितना डिपेंड करता है। बट इवेंचुअली एट वन स्टेज आई रियलाइज कि नहीं,
ये सब चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती. व्हाट मैटर्स इज इनकम विच नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट. और जब मैंने इनकम पे बात करनी शुरू की, आई मस्ट शेयर विद यू कि बहुत से लोगों को ये झटका लगा कि व्हाट इज दिस मैन टॉकिंग. हम तो ये कह रहे हैं कि कैसे खेती में इम्प्रूवमेंट आए, कैसे उसकी पद्धति बदले, कैसे ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग जो आप और हम समझते हैं और जानते भी हैं. लेकिन नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट कि इनकी इनकम बढ़नी चाहिए. और ये जो है ये क्योंकि आपने कहा कि नेशनली नहीं, सारे ग्लोब में जब आप जाते हैं तब आपको नजर आता है कि सब जगह यही प्रॉब्लम है कि एग्रीकल्चर इज इन अ ग्रेव डिस्ट्रेस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. And that is because we have denied farmers his right, और we have deliberately kept agriculture impoverished. ये हमारी इकोनॉमिक डिजाइन का हिस्सा है. ये हमको जानना सबको बहुत जरूरी है कि भाई क्या कारण है कि जब हम कहते हैं कि मार्केट इकोनॉमी में मार्केट्स इज द बेस्ट जज, मार्केट डिसाइड करेगी क्या इसका अच्छा दाम होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, और एफिशिएंसी को वो अप्रिशिएट करती है. हम सब बातें सुनते आए. जब आप पेन लेने जाते हैं तो उसके ऊपर दाम लिखा होता है. जब आप घड़ी लेने जाते हैं तो उसके ऊपर भी एक दाम लिखा होता है. जब आप मोटरसाइकिल लेने जाते हैं तब भी दाम लिखा हुआ है उसके ऊपर. कार लेने जाएं तब भी उसका प्राइस लिखा हुआ है. कभी मार्केट डिसाइड करती है कि वो प्राइस कम होना चाहिए? यू कांट. अगर आपके पास उतने पैसे नहीं है तो वो आपको चीज वो नहीं मिलती है. एम आई राइट? आप दवाई लेने जाइए, उसके ऊपर लिखा हुआ है, चाहे वो बड़ा हाइट होती है. हम जानते हैं कि जो एमआरपी होता है वो 5000 गुना भी बड़ा होता है, लेकिन वो लिखा हुआ है, आपको उससे कम पे आपको देने को तैयार नहीं है. क्या कारण है कि सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है इट इज नॉट प्राइस्ड? हमारे जो इकोनॉमिस्ट थे ग्लोबली, उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया है. दे डिलिबरेटली केप्ट एग्रीकल्चर इम्पॉवरिश्ड, जो मैं बात पहले भी कही है. दे डिनाइड द राइट टू एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एज सच कि वो अपने प्राइसेस फिक्स कर सकें. क्यों? क्योंकि वो एक्सप्लॉइट किसको करेंगे? सारी इंडस्ट्री तो एग्रीकल्चर पे ही उसका रॉ मटेरियल वो है. एंड देन इफ यू हैव टू बिल्ड अप द इंडस्ट्री यू नीड चीपर रॉ मटेरियल, चीपर मैन पावर. वो कहाँ से आएगी? वो भी एग्रीकल्चर से आएगी. तो एग्रीकल्चर को खुला छोड़ दिया गया. और मैंने हर प्लेटफॉर्म पे ये कहा कि देखिए, समझिए आप कि किस तरीके से हमारा ये जो इकोनॉमिक मॉडल क्रिएट किया गया कि हमने उस सेगमेंट को जो लार्जर है उसको छोड़ दिया, उसका नाम दे दिया बड़ा अच्छा, क्योंकि पता है कि वो जानते नहीं है, वो समझते नहीं है. आपने कह दिया कि साहब मार्केट इकोनॉमी ऑपरेट करेगी, मार्केट्स विल प्रोवाइड यू ऑल द जो बेनिफिट्स हैं, और हमने इसको विश्वास किया और किसानों को आज जिस सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया. वो एक कारण जो मैंने बताया कि इंडस्ट्री का था. दूसरा कारण ये था कि एक्चुअली उनको ये समझ आती थी कि भाई हमें एग्रीकल्चर से लोगों को निकालकर शहर में, ये सोच थी. मेरा मानना है कि इट वाज ए थिंकिंग ऑफ 20th सेंचुरी. अब वो खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन अभी भी चल रही है वो. उसको हम ये मानते हैं कि जब तक ये लोग खेती से निकलकर शहरों में नहीं आएंगे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी. आपने भी सुना ही है. हाँ जी. और यही अमेरिका ने किया, यही यूरोप ने किया, यही हमारे इंडियन इकोनॉमिस्ट करेंगे. क्योंकि मैंने हर जगह कहा है कि हमारे इकोनॉमिस्ट की कैपेसिटी नहीं है कि वो रियलिटीज को देख सकें. वो वही करते हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड में पढ़ाया जाता है, उसको कट एंड पेस्ट करके हम अपने यहाँ पर रखते हैं. आई एम सॉरी, आई एम टॉकिंग सर्टेन थिंग्स स्ट्रेट एंड पॉइंट ब्लैंक, बिकॉज आई थिंक वी नीड टू, एज यंगस्टर्स, you need to appreciate, you need to understand, and then of course draw whatever you think your ideas and so on, ताकि हम उसको improve कर सकें. Am I right? उस सेंस में आज मैं सोच रहा हूँ कि ये आपसे बात करने का ये एक मौका है. जब हम ये सोचते हैं कि लोगों को निकाला जाए खेती से और इसको हम शहर में ले आए, तो वी बिलीव दैट इज व्हाट आई वाज टॉट व्हेन आई वाज डूइंग माय इकोनॉमिक्स 101. वही आप लोगों ने पढ़ा है, और हमने ये भी मान लिया कि टीना फैक्टर है, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव. तो वो डिजाइन देखिए कितना अच्छा काम किया है कि अब क्योंकि आपने एग्रीकल्चर को डेलिबरेटली इम्पॉवरिश रखा, तो किसान बेचारा सोचता है कि मेरी किस्मत होगी कि मैं इस हालात में पैदा हुआ हूँ, तो कोई ऑल्टरनेटिव मेरे पास नहीं है. आप ये सोचते हैं कि किसान को ख़त्म करना या किसानी को ख़त्म करना इज़ द वे फॉरवर्ड, क्योंकि वो उन्होंने आपको क्रिएट कर दिया कि इकोनॉमिक ग्रोथ तभी होगी जब आप एग्रीकल्चर से लोगों को निकाल कर शहर में लाएंगे. लेट मी गिव यू ए कपल ऑफ एग्जांपल्स ग्लोबली. अमेरिका में इन द 1970s देयर वाज ए प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन. उनके एक एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे अर्ल बोट्स करके, और उनकी एक स्टेटमेंट थी, वेरी इनफेमस स्टेटमेंट. उन्होंने कहा था गेट बिग और गेट आउट.
सो दैट वाज ए बिग मैसेज कि आपको किसानी में और कुछ नहीं है जब तक आप बड़े नहीं हो सकते, और या फिर आप खेती से बाहर जाइए। उस समय अमेरिका की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में 15%, और 15% से आज जो पॉपुलेशन है अमेरिका की 1.5% पे आ गई जो एग्रीकल्चर में है। ना हमारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जब आपकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी एग्रीकल्चर में तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी। आपने सुना होगा, हमारे नीति आयोग के इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जब हमारे आज 50% है, रफली 45% को कहता है, कोई 47% कहता है, जब ये कम होके इनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, शेयर कम हो जाएगा एग्रीकल्चर का इन द कंट्रीज पॉपुलेशन का, उसमें शेयर में टोटल उसमें नंबर्स में, तो एग्रीकल्चर की इनकम डबल हो जाएगी, ये कहा जाता है। लेकिन अमेरिका में तो ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका में तो एग्रीकल्चर जो है अगर वो सक्सीड कर रहा है या बचा हुआ है, इज बिकॉज ऑफ द मैसिव सब्सिडीज और डोमेस्टिक सपोर्ट दैट गोज इनटू सस्टेनिंग दोज फार्मर्स। और वहां पर सब्सिडीज तो एक तरफ दी जा रही है, दूसरी तरफ सुसाइड का रेट जो है वो हमसे भी ज्यादा गंभीर है अमेरिका। वी डोंट नो अबाउट इट। इनफैक्ट जब ये किसानों का आंदोलन हुआ एक साल में, जब मैंने ये, आपने अगर देखा हो मीडिया में, मैंने रेगुलरली बोला इस बात को कि भाई अमेरिकन एग्रीकल्चर, कैनेडियन एग्रीकल्चर, यूरोपियन एग्रीकल्चर इज डिवास्टेटेड। आप जिस रिफॉर्म्स को लेके आ रहे हैं वो तो वहां फेल हो चुके हैं, तो आप कौन से रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं यहाँ पर? तो मुझे कहा गया हमारे कुछ इकोनॉमिस्ट द्वारा, दे रोट टू मी ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो एंड ऑल्सो इन देयर राइटिंग्स, कि साहब ये आप गलत कह रहे हैं, अमेरिकन एग्रीकल्चर तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जो हमने पढ़ा है, हमारी इमेजिनेशन में जो है वही हम देखेंगे ना, तो हमें लगता है कि अमेरिकन फार्मर इज डूइंग सो वेल, उसके पास तो हवाई जहाज भी होता है। यू नो, आई गो टू माई फ्रेंड्स फार्म इन अमेरिका, मैनी ऑफ देम हैव 4-seater planes, दे फ्लाई दैट। लेकिन आप उसको सोचें कि ये प्रॉस्पेरिटी का इंडिकेटर है, तो गलती हमारी भी है, क्योंकि उससे आप बैठिए, सही तरफ से बात तो करिए, देन द रियलिटीज विल कम आउट कि भी वो कैसे वो सर्वाइव करता है इन दोज एनवायरमेंट। आज हर अमेरिकन फार्मर को 79 लाख रुपीस की हर साल सपोर्ट मिलती है, 79 लाख। उसके बावजूद भी अमेरिका में जो सुसाइड्स रूरल एरियाज में हो रही हैं कंपेयर टू द नेशनल एवरेज is 3.5 times higher. So it tells you कि अमेरिकन एग्रीकल्चर का क्या हाल है। अगर उनको सब्सिडीज पे ही सस्टेन करना है, that means markets have actually failed to provide them a better income. I'm sure you will agree. This is not only in America. You come to Canada, Canada is in equally bad shape. You come to European Union के अलग अलग कंट्रीज में जाइए, फ्रांस में जाइए, जर्मनी में जाइए, स्पेन में जाइए, स्वीडन में जाइए, जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं वहाँ भी यही हालात हैं। अगर सब्सिडीज उनकी विड्रॉ कर लीजिए तो वो कोलैप्स करते हैं। अभी हाल में सर, मैं पीछे फ्रांस में, मैंने एक किसान से पूछा, मैंने कहा आपके लड़कों की शादी हो जाती है? क्योंकि उसका लड़का भाई देख रहा था मैं घर में, तो उसने कहा आई एम सो ग्लैड कि आपने पूछा, हमारे लड़कों की शादियां नहीं हो रही। आई थॉट कि ये सिर्फ हरियाणा में हो रहा था कि लड़कों की शादियां नहीं हो रही, या मध्य प्रदेश में हो रहा था, महाराष्ट्र में हो रहा था कि आजकल गाँव के जो लड़के हैं उनकी शादियां नहीं हो रही। तो उनसे मैंने पूछा तो पता चला कि वहाँ पर फ्रांस में एक टेलीविजन चैनल में एक शो आता है, इट इज़ कॉल्ड लव इन द फील्ड। वो लड़के लड़कियों को बुलाते हैं स्टूडियो में, उनसे बातचीत करते हैं, ट्राइंग टू सी कि भी कुछ लड़कियां जो हैं गांव में जाके रहें और उनकी मैरिजेस हो जाए। सो दैट्स ए वीकली शो। तो मैंने कई बार कहा कि सलमान खान को ये यस बॉस की जगह पे एक लव इन द फील्ड इंडिया में भी शुरू करना चाहिए। कम से कम हमारे लड़कों की तो शादियां हो जाएं जो गांव में है। एनीवे जोक्स अपार्ट, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, जब मैं उसमें टेलीविजन चैनल में गया बात करने के लिए, तब मुझे पता चला कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम ही नहीं करते हैं, स्कॉटलैंड में भी एक ऐसा टीवी शो। जब मैंने स्कॉटलैंड से फोन पे बात की, उन्होंने कहा सब कनाडा में भी एक ऐसा टीवी शो है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, दिस इज ए यूनिवर्सल प्रॉब्लम इट लुक्स लाइक, एंड दिस इज ए काइंड ऑफ ए सोशल इम्पैक्ट। जो इकोनॉमिक जो हमने डिस्पैरिटी क्रिएट की है विद एग्रीकल्चर, आपके सामने है कि अगर लड़कों की शादियां नहीं हो रही हैं, इट क्लियरली शोज कि इतनी सब्सिडीज देने के बाद भी सोशल इम्पैक्ट जो है इतना ग्लेयरिंग है। तो ये क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज एवरीबडी रियलाइजेज आजकल कि भाई गांव में रहने का कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा था ना, मोहन घी क्या खाया, गांव से नाता टूट गया। तो ये मोहन घी है जो अभी तक हम खाते आ रहे हैं, शायद कि हमारा गांव से नाता टूट गया। वी बिलीव दैट्स नॉट द वे फॉरवर्ड। एक स्टेज पर मुझे भी ये समझ आया, जो जैसे रुचित कह रहे हैं कि जो प्रॉब्लम है वो कहीं और है, सोल्यूशन हम कहीं और ढूंढ रहे थे। वो भी इसलिए शायद ढूंढ रहे थे क्योंकि देयर इज अ ह्यूज इंडस्ट्री विच हैज टू प्रॉफिट फ्रॉम दैट। इनपुट सप्लायर्स, अब देखिए जितने भी हमारे इनपुट सप्लायर्स हैं इंडिया में, उनके स्टॉक्स तो जूम करते हैं, किसान आत्महत्या करते हैं। दैट मीन्स देयर इज समथिंग ग्रेट मिसमैच हैपनिंग देयर।
लेकिन एक नैरेटिव ऐसा बन गया है कि जब तक ये टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करेगा किसान, तब तक इसकी इनकम नहीं बढ़ेगी। आपने अगर पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले जो स्टेजेस थे शुरुआत के, अगर उसको थोड़ा देखा हो नज़दीक से, तो मुझे याद है, बिकॉज आई ग्रू अप इन दैट पीरियड, तो मुझे याद है कि उस समय ये कहा जाता है कि दब के बाद रज के खा, पंजाबी की एक ये कहावत है। आई थिंक दैट वाज रॉन्ग। ये दब के खा और रज के बाद हैजंट वर्कड। जितना भी प्रोडक्टिविटी दुनिया में बढ़ी है एग्रीकल्चर की, तो इनकम तो मैंने आपको बताया कि अमेरिका में भी डिक्लाइन हुई है, इंडिया में तो आप जानते ही हैं डिक्लाइन हुई है। सो वेयर इज दैट दब के खा और रज के दब के वाह और रज के खा? क्या क्या मतलब होता है सर इसका? दब के वाह मतलब आप इंटेंसिव फार्मिंग करिए और उससे जो आपकी ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो ज्यादा आपकी इनकम होगी। इट हैजंट वर्क, यू नो, वी हैव परहैप्स नॉट रियलाइज कि जो उसमें इनपुट्स यूज होते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, वो उससे ज़्यादा उस रेशियो में बढ़ती है कंपेयर टू आपका आउटपुट प्राइस जो है। और वही हम देख रहे हैं कि वो दब के बाद रज के खा हैज़ नॉट वर्कड इवन इन पंजाब। पंजाब हैज़ द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, ऑलमोस्ट हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन द वर्ल्ड। अगर आप व्हीट और राइस को देखें तो वी प्रोड्यूस अबाउट 11 टन्स पर हेक्टेयर एवरी ईयर। दुनिया में 11 टन्स पर हेक्टेयर नहीं है। Yet, despite this highest productivity, पंजाब में we are the hotspot of farmer suicides. तो ये क्या कारण है कि एक तरफ फार्मर सुसाइड्स हो रही हैं और एक तरफ हमारी प्रोडक्टिविटी टॉप कर रही है? देयर इज अ बिग मिसमैच, आई थिंक, विच आई सपोज पीपल लाइक यू जो इतने समझते हैं इसको, इतने और इतनी नज़दीकी से देख रहे हैं, आई थिंक यू नीड टू अंडरस्टैंड, इम्बाइब इन योर सेल्फ कि इसको कैसे ब्रिज किया जाए, इस क्राइसिस को, इसको कैसे ब्रिज किया गया ना, हाउ वी कैन पुल आउट फार्मर्स फ्रॉम दिस काइंड ऑफ ए डिस्टोपिया दैट एग्जिस्ट इन दिस, नॉट ओनली इन दिस कंट्री बट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो उसके लिए अलग अलग आदमी अलग अलग अपनी अप्रोचेस करते हैं, एंड आप लोगों का एक HFN का एक अप्रोच है, ऐसे ही बहुत से लोगों का अलग अलग, आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, देखते भी हैं, विजिट भी करते हैं, ट्राइंग टू लर्न कि हम कहाँ जा रहे हैं। आजकल 2-3 फैशन और भी हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जो आपके माइंड में आ गई हैं, आपको लगता है कि इसी का सोल्यूशन है। आज ही मैं लिख के आता हूँ ट्विटर पे, किसी ने बड़ा अच्छे एक हमारे यंग एंटरप्राइजिंग, आई वुड से टेक्नोलॉजी से भी एक राइटर हैं, वो लिखते हैं, उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। वो कुछ दिन पहले एक अपने उनका मतलब एक एग्री बिज या एग्री बज करके उनका कोई ब्लॉग भी होगा, तो उसमें उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने एग्रीकल्चर को उसने एक यू के फॉर्म में ड्रॉ कर दिया। यू मीन्स आजकल वो स्माइली का भी आता है ना, यू आप जानते हैं उसमें, है ना, इमोटिव उसमें जो आता है, जी जी। तो उसका एक यू बना दिया उन्होंने कहा कि देखिए यू में क्या है, इस तरफ तो इनपुट प्रोवाइडर है टॉप पे, इस तरफ जो आपका बाई करता है आउटपुट में वो है, ये दोनों तो दे आर रेकिंग इन प्रॉफिट्स। नीचे है किसान, वो नीचे यू के बेस पे या बॉटम पे है। तो ये क्या कारण है कि दोनों हैं इस तरफ होने के, यू के जो टॉप पे एंड पे हैं, और ये किसान जो है वो बेस पे है, उसकी हालत जो है वैसे की वैसी है। आई थिंक इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट ही पोज्ड बिफोर अस, एंड आई वाज सो ग्लैड कि उसने एक तकनीकी तरीके से जो बात हम कहते आ रहे थे उसको उसने हमारे सामने रखा। और आज ही मैं उसको पढ़ रहा था, उसने कहा कि भाई टमाटर के जब रेट्स बढ़ते हैं तो वी ऑल से कि क्या होना चाहिए, कोल्ड स्टोरेजेस होने चाहिए। आप तो यू आर ऑल यंग, यू मस्ट बी सेइंग, आप टमाटर लेके अपने फ्रिज में रख लीजिए, 2 दिन के बाद वो सड़ जाता है कि नहीं सड़ जाता? तो अगर आप कोल्ड स्टोरेज में भी रखेंगे तो 2 दिन के बाद तो वैसे ही सड़ना है। लेकिन हमारी इमेजिनेशन में हो गया कि अगर हम अनियन की हम कोल्ड स्टोरेज की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि टमाटर का भी सोल्यूशन कोल्ड स्टोरेज ही है। तो आई फाइंड लॉट ऑफ प्लेसेस ये लिखा जाता है अखबारों में कि सब कोल्ड स्टोरेज बनने चाहिए टमाटर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आई डोंट थिंक दैट इज द सोल्यूशन। इसको ये क्यों है कि हम उसको रिपीट करते हैं, क्योंकि एक नैरेटिव ब्रॉड बन चुका है, एंड इट्स वेरी इजी टू शो कि भाई आप जानते हैं, आप उसी नैरेटिव को रिपीट कर देते हैं। एक नैरेटिव आजकल ये भी है कि वैल्यू एडिशन होनी चाहिए। जब भी मैं ये सुनता हूँ वैल्यू एडिशन होनी चाहिए, मैं इस पे डिनाई नहीं करता, मैं इससे कोई इत्तेफाक रखता हूँ इससे कि भाई ये वैल्यू एडिशन होनी चाहिए। बट समहाउ आई फेल टू अंडरस्टैंड कि भाई वैल्यू एडिशन का सबसे 2-3 मैं उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। Maybe when we go into interaction, we will talk more about it. कोकोआ बीन्स से कॉफी बनती है, वैल्यूडेशन तो हो गया, इससे बढ़िया वैल्यूडेशन हो भी नहीं सकता। आई एम श्योर यू विल एग्री। एक रिपोर्ट आती है, इट इज कॉल्ड एज कोकोआ बैरोमीटर, हर 2 साल में आती है, कुछ एनजीओस करके करते हैं। वो ये कहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द कोकोआ बीन्स जो फार्मर हैं
जब आप मार्केट में जाते हैं, आप एक चॉकलेट लेते हैं ना, एक एवरेज ब्रांड है, लेट अस अज्यूम कि वो 100 रुपए की आती है। 50% ऑफ द कोकोआ फार्मर्स की जो इनकम है दैट इज लेस देन 100 रुपीज अ डे। आई थॉट कि वैल्यूएशन तो हुई है, व्हाई हैजंट द बेनिफिट गॉन टू द फार्मर? कभी सोचिए इस बात को। देन आई लुक एट कॉफी बीन्स। कॉफी इज ए बिग, आई एम श्योर इंडस्ट्री, आप हम जब सवेरे उठते हैं तो आप लोग भी कॉफी या चाय जो भी पीते हैं, ठीक है ना। एंड देन सेकेंडली कॉफी कियोस्क आजकल आ गए हैं, वैल्यूएशन हो रही है, यू हैव बैरिस्टा, यू हैव सीसीडी एंड सो ऑन, स्टारबक्स है, सब कुछ है, जहां पर आप जाते हैं तो 300 रुपए का कप कॉफी का मिलता है, आपको 400 रुपए का मिलता है, एंड यू फील वेरी प्राउडली पेइंग 400 रुपए। यू डोंट इवन क्वेश्चन कि 400 रुपए क्यों हमें प्राइस चार्ज किया गया। तो ऐसे 2-3 साल पहले मुझे जो इंडिया के कॉफ़ी ग्रोवर्स हैं उनका बैंगलोर में नेशनल फेडरेशन है उनका, दे इन्वाइटेड मी टू कम एंड डिलीवर ए टॉक। जब मैं उनके पास गया तो उससे पहले शाम को जब हम बैठे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि सर हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे ऊपर 8,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, तो दैट दे वर एक्सपेक्टिंग गवर्नमेंट टू राइट ऑफ एंड मी टू स्पीक अबाउट दैट ऑल्सो व्हेन आई स्पीक नेक्स्ट मॉर्निंग। मैंने कहा आपके ऊपर कर्जा क्यों है? हमारी इमेजिनेशन में आप व्हीट और राइस से जो फार्मर जो बेटर कैश क्रॉप है वो तो कॉफी ग्रोअर है, और आप कह रहे हैं कि आपके ऊपर कर्जा है और आप मांग रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए, जबकि लोग कहते हैं कि मार्केट्स अगर ऑपरेट करती हैं तो कॉफी में, चॉकलेट में, इन जगह पे करती है। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा अच्छा जी बताइए कि जो बैरिस्टा में जब मैं जाता हूँ 300 रुपए कॉफी के पे करता हूँ तो उसमें से आपको कितना मिलता है, व्हाट इज अ शेयर ऑफ फार्म? उन्होंने कहा जी वैसे तो हम अभी बता सकते हैं लेकिन वी विल डू दी अर्थमेटिक एंड मॉर्निंग में आपको हम बताएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मॉर्निंग में मुझे बताया कि अगर आप 300 रुपए कप कॉफी का पे करते हैं तो किसान को 1 रुपया दो। ना इट टेल्स यू, इट ओपन्स अप एवरीथिंग बिफोर यू कि ये जो वैल्यू एडिशन की हम बात करते हैं ना, अगेन द नैरेटिव इज फ्लॉड। हम लोग सब पढ़े लिखे हैं, हमें अच्छा लगता है। जब मैं ये बिजनेस और मैनेजमेंट स्कूल में जाता हूँ तो इनकी मैं वैल्यू एडिशन की रिपोर्ट्स देखता हूँ, ISB की भी देख लेना आप उसमें मैं वैल्यू एडिशन रिपोर्ट देखता हूँ, इट्स वेरी फैसिनेटिंग कि सब 40% इसको हुआ, शेयर बताते हैं ना वो, 30% इसको फायदा हुआ, 20% इसको। मैंने एक बार पूछ लिया कि इसमें फार्मर का शेयर कहाँ है? ओ सर वो तो हम भूल गए। भूल नहीं गए, आपको पता था कि ये क्या हो रहा है, एंड यू डेलिबरेटली वांटेड टू अवॉइड टेलिंग अस कि भाई फार्मर का शेयर इसमें कितना है। और वो भी बाद में आता हूँ, पहले ये आप 2 चीज़ों को देख लीजिए, कॉफ़ी और चॉकलेट मैंने आपके समक्ष रखा है। तो ये क्या कारण है कि भाई जो अगर हम कॉफ़ी की बात भी समझना शुरू करें या हम चॉकलेट की बात पे आए, तो एक हमारे कुछ 3-4 इकोनॉमिस्ट थे वन ऑफ द अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़, दे वर अप्रोच्ड बाय सिविल सोसाइटी, तो उन्होंने इस पे भी कॉफ़ी पे काम करना शुरू किया। उन्होंने जब काफ़ी इसका काम कर लिया तब भी उनको समझ आया कि नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट इट, तो देन दे वेंट टू ए स्टिल बेटर नोन इकोनॉमिस्ट जेफरी सैक। अगर आप जेफरी सैक को जानते हैं, यू नो हिम, कोलंबिया से हैं वो, तो उनके पास गए, उनको समझाया, जेफरी को समझ आ गया। तो उन्होंने बिकॉज ऑफ हिज ह्यूज व्हाट वुड आई से द सेलिब्रिटी स्टेटस जो उनका है, तो उन्होंने उसको उपयोग करके ही वाज एबल टू पुट अप ए फंड ऑफ $10 बिलियन, जो प्राइवेट नेस्ले और ये जो बड़े बड़े जायंट्स हैं उनसे लेके उसने एक फंड क्रिएट किया $10 बिलियन का, टू बेनिफिट और टू हेल्प द स्मॉल ग्रोअर्स। जैसे मैंने आपसे कहा जिनको 100 रुपए का भी प्रतिदिन इनकम नहीं मिलती है। मैंने उसमें कमेंट किया था, मैंने उसमें ये कहा कि $10 बिलियन द चॉकलेट इंडस्ट्री, इफ यू लुक एट द ग्लोबल, जिसको आप आई डोंट नो व्हाट यू कॉल, जिसमें मतलब ये सारी चीजें आती हैं, चॉकलेट्स वगैरह या स्वीट्स एंड सो ऑन, जिसको भी उस इंडस्ट्री में $210 बिलियन की इंडस्ट्री है। $210 बिलियन की इंडस्ट्री से आपने $10 बिलियन लिया, विच इज नॉट इवन 1%, एंड दैट यू आर थिंकिंग इज गोइंग टू हेल्प द फार्मिंग कम्युनिटी, उनकी इनकम बढ़ेगी। आप ये देखिए, एंड माई आर्गुमेंट वॉज कि भाई हम यहाँ पर एक काम क्यों नहीं कर सकते? यहाँ तो कोई MSP नहीं था, यहाँ पर कोई APMC मार्केट नहीं थी, पर मुझे यह लगता है कि अगर हमने MSP उन किसानों को दिया होता, वी वुड हैव इंश्योर्ड कि भाई इनको MSP मिले, देन यू वुड हैव सीन उनका जो लाइवलीहुड है, इकोनॉमिक वायबिलिटी उस कम्युनिटी की कितनी बढ़ गई हो। एंड दिस कम्युनिटी इज वेयर कोकोआ बीन्स आर ग्रोन नॉट इन इंडिया एज मच बट इन अफ्रीका और इन लैटिन अमेरिका एंड सो ऑन, और वहां पर ये किसान जो थे ये सफर कर रहे थे। तो मेरा सबमिशन ये है कि भाई जब हम इसको वैल्यूएशन की बात करते हैं,
वी फॉरगेट कि वैल्यू किसके पास जो है वो जानी चाहिए। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाई फार्मर शुड नॉट गेट 50% ऑफ द वैल्यू। और अगर हमने वाकई ही वैल्यू एडिशन की बात हम जब करते हैं, मैं उस पर बाद में आऊँगा व्हाई आई एम सेइंग 50%, बट लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि भाई आपके सामने है। मैंने एक और चीज़ देखनी शुरू की, आप अगर केला लेते हैं, I mean, there are a number of commodities that you can talk about, लेकिन let me illustrate by a couple of examples. केला लेते हैं, जब मैं बच्चा था तब भी मैंने देखा वो 30-40 रुपए का केला दर्जन मिल जाती थी। आज भी वो 50-60 रुपए का है, वो उसकी दर्जन आपको मिल जाती है। आई हैव नेवर अंडरस्टूड कि इसके प्राइसेस क्यों नहीं बढ़े। आप एक FMCG प्रोडक्ट बता दीजिए मुझे जिसके प्राइसेस कम हुए। सभी के प्राइसेस बढ़ते हैं कि केले के प्राइसेस क्यों नहीं बढ़े, उस अनुपात में मुझे समझ नहीं आया। सो आई आस्क्ड सम पीपल कि मुझे ग्लोबली बताइए कि व्हाट इज द शेयर ऑफ द एंड कंज्यूमर प्राइस जो फार्मर को मिलता है। तो आई हैव स्टडीज नाउ इंटरनेशनल विच टेल अस कि जो एंड कंज्यूमर प्राइस है, लेट अस से इन अमेरिका आपने $1 का अगर आपने एक दर्जन केला खरीदा है, या यूरोप में, और यूरोप में इट इज द चीपेस्ट फ्रूट। यूरोप में चीपेस्ट फ्रूट इज, अमेरिका में भी चीपेस्ट फ्रूट इज केला। केले का मैं आपसे उसका वैल्यू एडिशन, उसमें तो वैल्यू एडिशन कुछ होता नहीं है, पर नॉर्मल जो बिकता है उसकी हम बात करें तो जो फार्मर है उसको 5 से 9% एंड कंज्यूमर प्राइस मिलता है। लोएस्ट 5%, मैक्सिमम 9% ऑफ द एंड कंज्यूमर। लेट्स से $1 का था या €1 का था, तो आप देख लीजिए किसान को क्या मिला। दैट डजंट इवन कवर हिज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बट वी हैव नेवर बॉदर्ड अबाउट द फार्मर। और मुझे अच्छा लगता है कि जब आप रुचि को मैं सुनता हूँ, ही इज टॉकिंग अबाउट फार्मर्स, मुझे अच्छा लगता है कि भाई वी आर ड्राइंग मोर एंड मोर अटेंशन टुवर्ड्स द प्लाइट ऑफ फार्मर्स। वो इस तरीके का जो इकोनॉमिक डिजाइन मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था, उसका वो हिस्सा है। हम उसको नहीं समझ पाए इकोनॉमिक डिजाइन को, हम उसके ऊपर अलग अलग चीजों पे लगे रहते हैं कि तुम ये ग्रोथ हार्मोन डाल दो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कोई कहता है कि साहब इसमें आप ये ट्रेस एलिमेंट डाल दीजिए, यू नो ऑल दोस काइंड्स ऑफ थिंग्स जो हम सजेस्ट करते आए हैं एज वे आउट। अगेन वी आर ट्राइंग टू एड्रेस द इनपुट सप्लायर, नॉट द फार्मर्स। ये हमारा एक सोच रहा है। तो ओवर द पीरियड मैं ये बात कहता रहा, एक स्टेज ये आई रुचित, आई थिंक यू विल बी it will help you to understand कि एक बार जब मैंने 10-12 साल पहले I made a statement somewhere saying कि एक्चुअली हमारे किसानों को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट चाहिए। And when I said this, there was a हल्ला गुल्ला। लोगों ने कहा कि ये आदमी को इकोनॉमिक्स नहीं आती है, इन मार्केट इकोनॉमी हाउ कैन यू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द एक्सचेकर टू द फार्मर्स, ये बातें कही गई। कुछ इकोनॉमिस्ट ने मेरे खिलाफ भी लिखा जी कि ये बिल्कुल मतलब जो मॉडल है वो खत्म हो जाएगा, मार्केट्स का मॉडल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैंने उनको इग्नोर किया, बट आई वेंट ऑन सेइंग कि भाई हमारे फार्मर्स को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट चाहिए, बिकॉज मेरा एक चीज कहना था कि द एंटायर इंडस्ट्री वेदर इन इंडिया और अब्रॉड इज एक्चुअली थ्राइविंग ऑन सब्सिडीज, जिसको हम इंसेंटिव फॉर ग्रोथ कहते हैं। जब हम फार्मर की बात करते हैं तो हम सब्सिडी देते हैं। देखिए कितना अच्छा है, बड़े नैरेटिव हम से बिल्डअप करते हैं। जब किसान की सपोर्ट करनी है या गरीब को आपने कुछ पैसा देना तो यू कॉल इट सब्सिडी। सब्सिडी इज अ वर्ड विच हैज बीन डेमोनाइज्ड। आपको लगता है सब्सिडी दी तो पैसा नाली में गया, एम आई राइट? लेकिन जब आप कॉर्पोरेट को देते हो वो पैसा तो इट इज कॉल्ड इंसेंटिव फॉर ग्रोथ। आपको लगता है कि मैंने कितना बड़ा मदद की है कंट्री की ग्रोथ के लिए कि हमने इंसेंटिव फॉर ग्रोथ किया। दोनों जो हैं, फार्मर भी और कॉर्पोरेट भी, दोनों एक ही बैंक से लोन लेते हैं। एक डिफॉल्ट करता है तो हम कहते हैं कि इसने क्रेडिट इंडिसिप्लिन कर दिया। दैट इज व्हाट हैपेंड जब फार्मर्स के वेवर की बात हुई। तो इवन आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इट्स अ मॉरल हैजर्ड, ये नेशनल बैलेंस शीट खराब करता है। और जब हम किसान के जो राइट ऑफ करते हैं तो हमारे चीफ इकोनॉमिस्ट साहब कहते हैं कंट्री के कि साहब राइटिंग ऑफ द कॉर्पोरेट लोन्स एक्चुअली लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। मुझे ये समझ नहीं आया कि दोनों ने, फार्मर ने भी और किसान ने, एक ही बैंक से लोन लिया, एक डिफॉल्ट कर गया, उसका राइट ऑफ किया तो इट लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, और एक डिफॉल्ट करता तो आप कहते हैं नेशनल बैलेंस शीट खराब कर दी उसने। सो इट टेल्स यू कैसे हम लोगों ने इकोनॉमिक डिजाइन को इतना जबरदस्त वो उससे संचित किया हुआ है कि हम लोग सब ये वेदर वी लाइक इट और नॉट, हम लोग कहीं ना कहीं माइंड में हमारे ये आता है कि साहब ये किसानों का राइट ऑफ होता है। तो टेलीविजन पे शो आते हैं सेम सोच में, उसी थिंकिंग से टेलीविजन के शो में मैंने पार्टिसिपेट किया, कहता वेव दी वेवर, कि ये वेवर बंद होना चाहिए। लेकिन जब कॉर्पोरेट का राइट ऑफ होते हैं, मैंने आज तक नहीं कभी शो देखा जो ये कहे कि राइट ऑफ बंद होना चाहिए। उसके लिए तो हम सब वेलकम करते हैं। इनफैक्ट इकोनॉमिक थिंकिंग सेज इट लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। नाउ दैट क्लियरली शोज यू कि ये जो मैं जिसकी डिजाइन की मैं बात कर रहा हूँ वो किसान के प्रोड्यूस से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक जाता है।
और उसको हमने कभी सोचने की प्रयास नहीं किया। मैं आपको जो बता रहा था बात, वो जो मैंने जब कहा कि सबसे इनको किसानों को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट मिलनी चाहिए, खैर मैं आपने उसमें कहता गया तो बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ते भी गए। लॉट ऑफ पीपल सपोर्टेड मी इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस। इवेंचुअली 2019 में इलेक्शन थे, तो गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एग्री विद व्हाट देवेंद्र शर्मा वाज सेइंग। तो मेरे से बात की गई, मुझे पूछा गया कि आपका क्या आइडिया क्या है। तो मैंने बताया कि भाई वाई आई एम सेइंग डायरेक्ट इनकम सपोर्ट मिलनी चाहिए। अब मैं आपके समझ रखना चाहिए कि वाई डिड आई से दैट कि डायरेक्ट इनकम सपोर्ट मिलनी चाहिए। 2016 में कहा गया था कि भाई किसानों की इनकम हम डबल कर देंगे। उस समय मुझे याद है सर, उस दिन मैं बजट का दिन था, तो आई वॉज ऑन वेरियस टेलीविजन शोज अपने रिएक्शन के लिए। तो मेरे से पूछा गया पहले ही शो में कि सब डबल तो कर देंगे लेकिन किसानों की इनकम कितनी है। तो मैंने कहा आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि किसानों की इनकम कितनी है। 2 दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आया। मैंने कहा इकोनॉमिक सर्वे आप जानते हैं 2 दिन पहले आता है। उस इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया था कि इन 17 स्टेट्स ऑफ इंडिया, विच मीन्स रफली हाफ द कंट्री, the average income of a farming family was 20,000 rupees a year। यानी 1700 रुपए से कम में किसान परिवार गुजारा करता है आधे देश। इकोनॉमिक सर्वे में लिखा, प्लीज डोंट थिंक कि मेरा ये एनालिसिस है। दैट मीन्स दैट इज द आफ्टर ऑल इतना बड़ा उनका सैंपल साइज होता है, दैट इज द रिलायबल इंफॉर्मेशन जो हमारे पास थी। 1700 रुपए को अगर आप 3400 रुपए भी कर देंगे 5 साल बाद, वो तो वैसे हो जाने थे। इन्फ्लेशन को आप एडजस्ट करते हैं तो वो तो वैसे हो जाने थे। सो द पॉइंट इज पीपल डोंट इवन नो कि किसान किस क्राइसिस में है। और अगर आधे देश में किसानों की इनकम 1700 रुपए पर मंथ से कम है, और आप जानते हैं कि अगर आप लोग भी जहां से भी आप कहते हैं आपका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर का है, आई डोंट थिंक यू कैन रेयर ए काउ इन 1700 रुपीज ए मंथ। आप 1700 रुपए में तो गाय नहीं पाल सकते, और 1700 रुपए में किसान परिवार का गुजारा हो रहा है। आई थिंक इट ओपन्स अप योर विस्टास if you really want to understand कि एग्रीकल्चर में क्राइसिस क्यों है। एंड इफ यू लिंक इट अप विद व्हाट आई टोल्ड यू अर्लियर, 1970 में गेहूं का दाम क्या था और 2015 में गेहूं का दाम क्या था, आई थिंक इट बिकम्स क्वाइट क्लियर टू यू कि कैसे हमने एग्रीकल्चर को डेलिबरेटली इम्पॉवरिश रखा है। नाउ दिस वाज अबाउट हाफ द कंट्री के जो टोटल पॉपुलेशन है कंट्री की, लेट्स से 30 जो भी 29-28 स्टेट्स हैं, तो अगर टोटल देखा जाए तो 2019 का एक सिचुएशनल असेसमेंट सर्वे आता है गवर्नमेंट का रूरल हाउस होल्ड्स के लिए। तो रूरल हाउस होल्ड में उन्होंने पाया कि द एवरेज इनकम ऑफ ए रूरल हाउस होल्ड इन दिस कंट्री इज 10,280 रुपीज। 10,000, दिस इज फ्रॉम 5 मेंबर की अगर फैमिली है तो उसमें कोई टीचर भी होगा, कोई मनरेगा पे कर रहा होगा, वो सबको मिलाकर द इनकम इज 10,000। Now this tells you कि एग्रीकल्चर का किस लेवल पे, where does agriculture stand as far as the country's pyramid is concerned? बॉटम ऑफ द पिरामिड पे है ना। 10,000 वाले की इनकम कैसी बढ़ाई जाए, तो आई फाइंड लॉट्स ऑफ आइडियाज कमिंग अप। मेरा ये प्रोड्यूस लो तो इनकम बढ़ जाएगी। कोई कहता है मेरी ये मशीन लो, अब ट्रैक्टर के आगे मैंने ये मशीन लगा दी है तो अब आपकी इनकम बढ़ जाएगी। एवरी टाइम यू गो टू द यूनिवर्सिटी, एवरी प्रोडक्ट दैट इज बीइंग सोल्ड और रिकमेंडेड बाय द यूनिवर्सिटी एक्चुअली इज गोइंग टू एनहांस योर इनकम। अगर ये सारा हम ऐड करते जाएं, आई थिंक आवर इनकम शुड हैव बीन ऑन द मून बाय नाउ, जिस तरीके से हमने इनकम प्रोवाइड किया बाय वे ऑफ वेरियस इनपुट्स। बट यू नो, एज आई टोल्ड यू कि 10,000 रुपये पे किसान की आज इनकम खड़ी है। दैट्स द लेटेस्ट फिगर दैट वी हैव। So how do we raise that income level? I think that's a challenge जो आप लोगों ने एक्सेप्ट किया है, आप उसको आगे लेके चलना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि प्लीज डोंट फील कि यू आर ए स्मॉल ग्रुप टुडे। आई थिंक यू टेकिंग द फर्स्ट स्टेप इज द बिगेस्ट चैलेंज। वंस यू टेक दैट स्टेप, दुनिया भी जुड़ती जाती है, और आप जानते हैं कि भाई सारा समाज भी उसको रिकॉग्नाइज करना शुरू करता है। बट द ओनली थिंग इज कि यू हैव टू इंश्योर कि भाई द बेनिफिट एक्चुअली पर्कुलेट्स टू द फार्मर, और जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर हर जगह कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उसका रास्ता जो कि आपने मुझे आज टॉपिक भी दिया है वो गाँव से होके जाता है। ये मैंने हर बार इसलिए कहा है कि एग्रीकल्चर का रास्ता मेरा मानना है कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में आए थे, हमारे से गलती हुई। एंड आई थिंक ऑल दोज पीपल हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट रिफॉर्म मस्ट ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो भी हमने लिबरलाइजेशन की है, जितना हमारे इन्वेस्टमेंट कंट्री में आई है, वो दैट इज वन पार्ट ऑफ द एंटायर स्टोरी। बट लेट अस लुक एट व्हाट इज द बेनिफिट टू द मासेस। अभी एक वर्ल्ड बैंक की स्टडी आई है, उसने ब्रिक्स कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो बताया है कि उसमें अगर हम इंडिया का लेवल देखें पॉवर्टी का,
तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई बिकॉज वी आर मिडिल ग्रुप में आप आते हैं, तो $4 पर डे जिस पे लोग कम रहते हैं उनको माना जाता है कि दे आर नॉट डूइंग सो वेल। ऑब्वियसली आप बिलो द पॉवर्टी लाइन तो मैं नहीं गिन रहा हूँ जो हमारे इंडिया में है, लेकिन जनरली इट इज अज्यूम कि दीज आर द पुअर पीपल। इंडिया में व्हेन आई लुक एट द एंटायर मैप ऑफ दिस 5 और 6 5 जो कंट्री ब्रिक्स की हैं, उसमें इंडिया में 91% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज लिविंग ऑन लेस देन $4 a डे, यानी 280 रुपए से कम में 91% आपकी पॉपुलेशन आज जीवित है। 280 रुपए दिन के, ये सिचुएशन उस कंट्री के जो कहता है कि हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है बहुत सक्सेसफुल रहे हैं एंड सो ऑन, कंट्री का नक्शा बदल गया है। इसका मतलब है वो सिर्फ 9% के लिए बदला जिनकी 280 रुपए से ज़्यादा इनकम थी। मेरा ये कहना है कि अगर हमारे जो उस समय जो इकोनॉमिस्ट या पॉलिसी मेकर्स थे जो उसको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आ रहे थे, जिन्होंने कट एंड पेस्ट किया फ्रॉम दी वेस्टर्न कंट्रीज और हमारे देश में चिपका दिया सेइंग कि ये रिफॉर्म्स हैं, उनकी अगर सोच कहीं उस टेक्स्ट बुक से या उस मॉडल से या उस रियलिटी से बाहर गई होती तो दे शुड हैव एक्चुअली मेड 2 इंजन्स ऑफ ग्रोथ। इन्होंने सिर्फ इंडस्ट्री को इंजन ऑफ ग्रोथ माना, उसके ऊपर सारा जो फोकस उस पर गया। अगर उन्होंने एग्रीकल्चर को भी सेकंड इंजन ऑफ ग्रोथ माना होता तो आई बिलीव कि आज 91% लोग जो हैं वो हमारे $4 से ऊपर होते, ना कि नीचे होते। That should have been the situation in this country। क्योंकि अगर फार्म की इनकम बढ़ती है, एग्रीकल्चर की इनकम बढ़ती है, तो जो विलेज की इंडस्ट्री है या विलेज की बाकी जो कम्युनिटी है उसकी भी इनकम बढ़ती है। और जब इन सब की इनकम बढ़ती है तो आप जानेंगे कि नेशनल इनकम जो है उसके साथ ही ग्रो करती है। ऑब्वियसली बिकॉज पैसा जितना आएगा उतनी डिमांड क्रिएट होती है। जब डिमांड क्रिएट होगी, आप इमेजिन करिए कि 50% पॉपुलेशन के पास अगर एमएसपी जितना मिलना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इट इज नॉट द राइट वे टू असेस प्राइस, में फिर भी उसमें एक अश्योर्ड प्राइस है, अश्योर्ड लिमिट है। अगर हम किसान को एमएसपी सारे देश में देते हैं सभी क्रॉप्स के ऊपर, तो यू विल सी कि किसान की कैपेसिटी, उस हाउस होल्ड की कैपेसिटी बढ़ती है। जब वो बढ़ती है तो विलेज में जो इंप्रूवमेंट होती है वो होती है, रूरल कंट्री साइड में होगी, बट वो उससे डिमांड क्रिएट होगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी खर्च करना चाहेगा मार्केट में, पैसा सारा मार्केट में आएगा, तो डिमांड इतनी क्रिएट हो जाएगी। मेरा मानना है कि जब हम 7th पे कमीशन लेके आए थे तो 7th पे कमीशन में आपने किसी ने सवाल नहीं पूछा कि भाई हाउ मच विल बी द एडिशनल एक्सपेंसेस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आफ्टर ऑल जो इनकम हुई है, उनकी रेज हुई थी, खर्चा तो आया ना एडिशनल, तो कितना था वो? यू विल बी सरप्राइज्ड। क्रेडिट स्विस ने एक रिपोर्ट में कहा था कि 4.5 लाख करोड़ से लेके 4.5 लाख करोड़ से 4.8 लाख करोड़ के बीच में, तो इट विल बी एडिशनल बर्डन एवरी ईयर। और ये कितनी पॉपुलेशन है एम्प्लॉइज की? आई थिंक टोटल तो 8% ऑर्गेनाइज में आता है, तो 4 या 5% जो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पॉपुलेशन के हैं, तो इंडस्ट्री ने कहा था कि दिस 7th पे कमीशन विल एक्ट एज ए बूस्टर डोज फॉर द इकोनॉमी। मेरा मानना है कि अगर एमएसपी आप सारे देश में एक अनिवार्य कर देते हैं और यू मेक इट ए लीगल इंस्ट्रूमेंट कि उसके नीचे खरीद नहीं होगी, यू विल सी कि जो हमारी इकोनॉमी है वो बूस्टर डोज से नहीं ग्रो करेगी, वो रॉकेट डोज से ग्रो करेगी। जब 50% के पास, ये तो 4% के पास पॉपुलेशन के पास पैसा ज्यादा आया तो आपने कहा बूस्टर डोज हो गया फॉर द इकोनॉमी, बट इमेजिन जब 50% के पास पैसा आएगा तो इट विल बी ए रॉकेट डोज फॉर द इकोनॉमी। लेकिन क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक्स में नहीं लिखा, जो आपने और मैंने पढ़ी उसमें लिखा है कि आपको एग्रीकल्चर को सैक्रिफाइस करना है फॉर द सेक ऑफ द इंडस्ट्री, हमारी जो पब्लिक पॉलिसी है वो उसके बाहर जा ही नहीं सकी। वी रिमेन कन्फाइंड टू दोस टेक्स्ट बुक्स जो हमने पढ़ा है कि इसके बाहर नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि somebody will have to take that leadership to take agriculture out of that kind of a thinking कि इसको किल करना है, इसको किल नहीं करना है, इसको हमें रीबिल्ड करना है। And I think that task to rebuild is not easy, it is challenging, but it is possible। और मेरा हर जगह ये कहना है कि हमने आज 32 साल हो गए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, 1991 में आए थे रिफॉर्म्स, 32 साल हो गए हैं, और मैंने आपसे कहा कि 91% पॉपुलेशन अभी भी उससे वंचित है, उसके बेनिफिट से। तो क्यों ना हम एक काम करें कि अगले 5 साल हम एग्रीकल्चर को दे दें। अगले 5 साल हम जितनी सब्सिडीज आपने इंडस्ट्री को दी है उसी प्रोपोर्शन में आप एग्रीकल्चर को दीजिए। मैंने सब्सिडी कहा था, इंसेंटिव फॉर ग्रोथ नहीं कहा था, आपने देखा होगा। आई थिंक वी हैव टू मूव फ्रॉम इंसेंटिव ऑफ ग्रोथ, कॉल एवरीथिंग एज सब्सिडी और कॉल एवरीथिंग एज इंसेंटिव फॉर ग्रोथ। इवन फार्मर्स को भी इट इज इंसेंटिव फॉर ग्रोथ। जब हम 5 किलो अनाज देते हैं तो इट इज इंसेंटिव फॉर ग्रोथ। ही कैन टेक आउट दैट मनी एंड इन्वेस्ट इन समथिंग एल्स।
इट इज नॉट ए फ्रीबी जो हम लोग सोच के चलते हैं, इट इज एन इंसेंटिव फॉर ग्रोथ। तो वो अगर हम वो देते हैं एग्रीकल्चर को 5 साल में, हम देखेंगे कि 2047 जब तक हम 100 ईयर्स अपने कंप्लीट करेंगे, वी वुड बी अ डिफरेंट नेशन, वी वुड बी अ डिफरेंट नेशन एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एंड आई थिंक द वर्ल्ड विल हैव टू लिसन फ्रॉम, और उसको फॉलो करना पड़ेगा आपका मॉडल। You don't need to worry about these economists. You need to get out and try to tell them कि no, there is a real economics which looks at how the benefit goes on to everybody. और ये यहाँ तक ही benefit इसका नहीं जाएगा। अमेरिका में भी जैसे इंडिया में प्रोटेस्ट हुए थे किसान आंदोलन में, अमेरिका में 1979 में there was a massive protest countrywide, and then eventually people walked up with their tractors into Washington DC. That was a time when Jimmy Carter, who claimed that he was a farmer, वो उनके टाइम पर ये प्रोटेस्ट हुआ था। And these tractors, about 1,000 of them that came to Washington DC, वो जो ट्रैक्टर्स थे वो 3 महीने वहाँ रहे थे in Washington DC. They mingled up with people and people remember that period. But they were fighting for what? वो फाइट कर रहे थे for income parity. Now income parity in those countries means guaranteed income. हमारे यहाँ पर हम गारंटीड इनकम कहते हैं, वो इनकम पैरिटी कहते हैं। 1979 में अमेरिका के किसान भी इनकम पैरिटी के लिए आए थे, हमने उनको नहीं दिया, उन्होंने नहीं दिया। द रिजल्ट इज कि आज अमेरिकन एग्रीकल्चर, मैंने आपसे कहा ही है कि डिवेस्टेटेड हो चुका है, उस सिचुएशन पे आ गया है कि जब तक उसको आप आर्टिफिशियली पंप नहीं करोगे विद ऑल दैट डोमेस्टिक सपोर्ट, वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। Nevertheless, the point I'm trying to make is कि वो इंडिया के किसान भी जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपको याद होगा उन्होंने डिमांड रखी है कि एमएसपी को कानूनी अधिकार दिया जाए। वो जो कानूनी अधिकार वो मांग रहे हैं, दैट इज बेसिकली आस्किंग फॉर ए गारंटीड प्राइस। मेरा मानना है कि भाई दैट 20th सेंचुरी थिंकिंग कि मार्केट्स विल डिसाइड द प्राइस इज ऑल रबिश, इट्स ऑल एब्सर्ड, इट इज गॉन। नाउ वी मस्ट प्रोवाइड फार्मर्स विद ए गारंटीड प्राइस। जब हर आदमी को तनख्वाह मिलती है एक, और हर इकोनॉमिस्ट को इस देश में गारंटीड प्राइस मिलता है, खुद तो वो गारंटीड प्राइस लेते हैं लेकिन फार्मर्स को कहते हैं कि आप मार्केट्स पे जीवित रहिए। आई वुड लाइक कि हमारे देश के जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी इनकम भी मार्केट से लिंक कर दीजिए। अब देखेंगे 2 साल बाद वो भी कहना शुरू करेंगे कि नहीं मार्केट को बंद करिए, हमें एक फिक्स्ड सैलरी दीजिए। यू नो इट्स सो इजी। अपने कंफर्ट को हम ना समझें कि दूसरों को भी वही कंफर्ट चाहिए, तो यू एंड अप मेकिंग ए मिस्टेक। अभी देखिए एम्प्लॉयज जो हैं सारे देश में एक डिमांड कर रहे हैं कि जो नई पेंशन स्कीम आई है वो उनको नहीं एक्सेप्टेबल। आपने सुना होगा, आप देख रहे हैं कई स्टेट्स ने पुरानी पेंशन स्कीम में चले गए हैं। दोनों में क्या अंतर है वो आप जानते हैं कि उन्होंने जो नई स्कीम आई है उसको मार्केट लिंक्ड है, इट इज मार्केट लिंक। नाउ व्हेन यू से कि मार्केट्स, लेट मार्केट्स डिसाइड, आई वुड से देन लेट मार्केट्स डिसाइड। देन व्हाई आर एम्प्लॉइज प्रोटेस्टिंग? एम्प्लॉइज ने प्रोटेस्ट किया स्टेट्स लाइक हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने उसको वापस ओल्ड पेंशन पे ले आए हैं। लुक एट व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन। गवर्नमेंट ने कमेटी सेटअप की जो अपनी रिकमेंडेशन देने वाली है। उन्होंने ये कहा कि जो टोटल आपका जो पेंशन जो लास्ट पे ड्रॉन थी एम्प्लॉय की, उसका 40% मिले उसके लिए वो दे आर टिंकरिंग विद मार्केट्स टू अश्योर कि भाई इसको 40% का इसको पेंशन मिलनी चाहिए जो उसकी लास्ट पे ड्रॉन। वही तो हम कह रहे हैं। ऑल आई एम सेइंग इज कि किसान को जो एंड कंज्यूमर प्राइस है जो है उसका 50% किसान को मिलना चाहिए। देन दे आस्क्ड मी हाउ, आई सेड यू सेट अप अ कमेटी, यू पुट अप ए चेयरमैन फॉर इट, यू आर नाउ ट्राइंग टू से कि हमने मार्केट को टिंकर किया। मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि एक कमेटी बनाइए, लेट इट बी हैविंग द सेम यू नो, आपके ऑब्जेक्टिव्स उसके ये हों, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस ये हों कि हम कैसे 50% किसानों को प्राइस अश्योर कर सकते हैं। सर, टू लिंक इट अप विद द बिगर डिबेट, अमूल इज द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड जिसकी हम और आप बात कर रहे थे जो किसानों को 82% ऑफ द एंड कंज्यूमर प्राइस देता है। Now, if in a commodity which is highly perishable, milk, अगर उसमें एक अमूल जो कंपनी है वो जो अगर आपने 100 रुपए का दूध खरीदा है, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल कोऑपरेटिव्स इन द कंट्री, 100 रुपए का अगर आपने दूध खरीदा है, अमूल का हो या वेरका का हो या किसी का भी हो, तो किसान को उसमें 80 रुपए मिलते। दैट्स द मॉडल आई वुड लाइक टू हैव। आई एम श्योर यू विल एग्री। अगर वहां मिल सकते हैं तो अगर हम बाकी इस कमोडिटीज में भी उसी पैटर्न को लाते हैं, I believe that is only possible by way of setting up larger cooperatives. Why not cooperatives for fruits, vegetables, pulses? इसमें हम cooperative क्यों ना बनाएं जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव ये हो कि यहाँ तक हम उसको किसान को शेयर दें।
मुझे याद है जब वर्गीस कुरियन व्हेन ही वाज अलाइव, मेरी एक मीटिंग में, अभी आई हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम एंड ही हैड ग्रेट लव फॉर मी, मेरे से तो बहुत बड़े थे वो उम्र में, लेकिन मुझे याद है कि हम इस पर जब डिस्कस किया करते तो मुझे एक वर्गीस कुरियन साहब ने एक बात कही। उन्होंने मुझे कहा था कि देवेंद्र, गिव मी अनदर 5 years, मैं कंट्री के ऑयल सीड्स को मैं कोऑपरेटिव कर दूंगा। आई वोंट अंडरस्टैंड एट दैट टाइम कि ये क्या कहने जा रहे हैं, दूध पे तो चलो हो गया, सबने पढ़ लिया, लेकिन ये ऑयल सीड्स में कैसे करेंगे। लेकिन द मैन हैड ए विजन, and I'm sure if he would have survived those years, he would have been able to launch a cooperative movement for oil seeds. अगर वो oil seeds में कर सकते हैं, I think it is much easier to do in vegetables and fruits, हम उसको बनाएं। और ये जो मदर डेयरी का कॉन्सेप्ट दिल्ली में आया था, जब आपने देखा वेजिटेबल्स का शॉप जो बनी है, कियोस्क बने हैं, दैट वाज बेसिकली फ्लोइंग फ्रॉम हिज आइडिया कि एक आउटलेट बनाने चाहिए। मेरा सबमिशन ये है कि भाई इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग लॉज टू ब्रिंग इन कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर, वी शुड हैव लॉज टू ब्रिंग इन कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर। ये हमारे को देश की जरूरत है। लेकिन जैसे मैं आपसे पहले कह रहा था सर, प्रयास ये हुआ है कि हम कोऑपरेटिव को डिस्ट्रॉय करें, और वो प्रयास चल रहा है। वी गो ऑन स्पीकिंग इन दी वो गुडी गुडी अच्छा लगे लोगों को, हम कोऑपरेटिव सेटअप कर रहे हैं। वर्गीस कुरियन डाइड एज ए वेरी डिसअपॉइंटेड मैन। मैंने उनके ऊपर एक ब्लॉग लिखा था, एंड आई जो मेरी बातचीत उनसे हुई थी, ही वाज सेइंग कि भाई उसने इतना बड़ा एक सब जानते हैं कि व्हाट ही हैड डन, द व्हाइट रेवोल्यूशन की आप बात करते हैं, लेकिन व्हाट ही क्रिएटेड was being dismantled slowly by venture capitalists and so on entering into the arena, and his own prodigy जो उसकी MD थी उस समय, जो भी थी, she was the one who was leading that, so he was very disappointed with her, but that's a different politics, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। But the point here is कि even he was feeling very disturbed कि भाई कोऑपरेटिव को तोड़ा जा रहा है, and that's not what he was looking। वो सिस्टम जो है आस्ते 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 हमने देखा कि वो स्ट्रेंथन ही हुआ है, मतलब उसको तोड़ने वाला या उसको ओवरराइड करने वाला, ना कि उसको बिल्डअप। आई डोंट नो अब जो नई मिनिस्ट्री बनी है वो क्या करती है, दैट ओनली टाइम विल टेल, बट लुकिंग एट द पास्ट एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि ये एक प्रॉब्लम आ रहा है। और इंडिया में जब हम दूध की बात करते हैं, इट्स वेरी फैसिनेटिंग टू सी, एंड आई डोंट समटाइम्स आई फील ये हो क्या रहा है। I don't know how many of you know that India is the top producer of milk in the world. आज हम 210 मिलियन टन से ज़्यादा दूध पैदा करते हैं, and we have now the bigger giants coming into India. Obviously their interest would be market को देखते हुए, आप जानते हैं। अभी मैं पीछे नॉर्वे में मैंने दूध के किसानों से पूछा, I said what % of the end consumer price आपको मिलता है as your price? 20%। 20% of the end consumer price किसानों को वहाँ मिलता है जो डेयरी फार्मर्स है। मैंने जब उनको बताया कि हमारी कंट्री में 80% मिलता है, तो दे स्टार्टेड डिस्कसिंग अमंग देमसेल्फ कि हमें 80% क्यों नहीं मिलता है, एंड व्हेन आई गो टू द अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, अगर आप फ्रांस में जाएं, फ्रांस में भी 20% मिलता है, और वहाँ डेयरी फार्म्स आर क्लोजिंग डाउन, डेयरी फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड, ये सब वहाँ पर हो रहा है। लेकिन वहाँ पर इंटरेस्टिंग हुआ, देयर वाज वन जेंटलमैन हु रियलाइज्ड कि भाई एक्चुअली अगर हम 6 पेंस ज़्यादा दे देते हैं किसान को दूध का प्राइस, तो उसका ब्रेक इवन हो जाता है। तो उसने एक कंज्यूमर लेवल पे एक मूवमेंट या कैंपेन शुरू कर दिया, कंज्यूमर्स को ये अवगत कराया कि आप 6 पैसे दे दो तो किसान नहीं मरेगा। एंड कैन यू इमेजिन, टुडे ही इज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ मिल्क इन फ्रांस। दैट मीन्स देयर इज एन एबिलिटी, कंज्यूमर वुड लाइक टू पे, लेकिन हमने कभी कंज्यूमर को बताया ही नहीं है। हमने तो उसको ये बिल्ड किया कि आपको सस्ता मिलना चाहिए, हमने कभी ये बिल्ड नहीं किया कि भैया आपको किसानों के साथ खड़े होना है, and you have to equally share the responsibility for his survival. I'm not even asking for him becoming a little viable or break even, I'm saying for his survival. वो करना कंज्यूमर का जरूरत है। अब जब ये पीछे टमाटर के दाम बढ़े हैं, 200 रुपये पे आपको मिला है, 250 रुपये पे आपको टमाटर मिला है, मेरे से पूछा गया कि भाई हैज द बेनिफिट गॉन टू फार्मर्स? आपको हैरानगी होगी, फर्स्ट टाइम यस द बेनिफिट वेंट टू फार्मर्स। किसानों को चाहे 100 रुपये मिले, आपको 200 रुपये मिले, वो दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, पर कम से कम उसको 10, 12, 14 रुपये से प्राइस बढ़ के उसको 100 रुपये मिला। और रिजल्ट क्या हुआ? देयर आर नंबर ऑफ करोड़पतिज नाउ इन दिस कंट्री, टोमेटो ग्रोवर्स। और हिमाचल में जाइए, मैं दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको लखपति मिलेंगे, और वो भी ये नहीं कि 100, 200, 500 से ज्यादा आपको लखपति मिलेंगे जो एक सीजन में बन गए। मैं चाहूंगा कि एक सीजन और दे दो टमाटर। आई वुड लाइक मोर लखपतिस टू डेवलप इन टमाटर।
Why do you think a high net worth individual should always come from business and industry? High net worth individuals can come from agriculture also, provided you give him the right price. ये नहीं कि वो नहीं करते हैं, नहीं जानते हैं, या नहीं हो सकता है, हमने कभी प्राइस ही नहीं दिया। और एक स्टडी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ इसी को एलेबोरेट करने के लिए। OECD आप जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, रिचेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक ऑफ द वर्ल्ड, उनकी एक स्टडी है विद इक्रियर इन न्यू दिल्ली। वो कहती है कि 2000 और 2016 के बीच में, ए पीरियड ऑफ 16 ईयर्स, इंडियन फार्मर्स लॉस्ट 45 लाख करोड़ रुपीस। 16 साल में 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है भारत के किसानों को। आपने कहीं डिबेट देखी असेंबली में? आपने पार्लियामेंट में देखा किसी ने यह सवाल पूछा हो? आपने किसी टेलीविजन पे देखा ये सवाल कभी उठा हो? या किसी एकेडमिया में देखा आपने कहीं यह बात कहीं एकेडमिशियंस ने की हो कि 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो फार्मर्स को हुआ? लेकिन वो किसान था। अगर इसमें से 5 लाख करोड़ रुपए का भी कॉर्पोरेट को हुआ तो देश हिल गया होता। दे वुड हैव ए ह्यूज डिमांड कि साहब इनको इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज दीजिए, इनके टैक्सेस कम करिए, ये करिए, वो करिए। कॉर्पोरेट के लिए तो सारा देश खड़ा होता है, लेकिन किसान के लिए किसी ने भी उसकी सुध नहीं। वाई आई एम सेइंग दिस इज कि उस 16 साल के पीरियड से हमें एक चीज नजर आती है, उस स्टडी में कहा गया है कि किसान को लॉस इसलिए हुआ कि 15% उसको इंटरनेशनल प्राइस से कम मिला। मेरा ये मानना कि इवन दैट लॉस इज कंजर्वेटिव, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस इज सबड्यूड बाय ह्यूज सब्सिडीज दैट वी रिसीव, फार्मर्स रिसीव ग्लोबली और द कंपनीज रिसीव ग्लोबली। उससे प्राइस डिप होता है। उस डिप प्राइस से हम कंपेयर करते हैं हमारे किसान को क्या मिला है। हमने कहा कि 15% का लॉस हुआ। ठीक है, तो एक तो ये बात है, लेकिन बेनिफिट किसको हुआ? बेनिफिट वाज टू द कंज्यूमर। उनको 25% उससे फायदा हुआ। लेकिन कभी किसने बात की? और मैं जानता हूं कि किसान को इस क्राइसिस से निकालने के लिए कंज्यूमर्स वुड लाइक टू कम फॉरवर्ड। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है फ्रांस का, कंज्यूमर्स वुड लाइक टू कम फॉरवर्ड। जब हमारे लोग ये कह सकते हैं कि हमें 200 रुपए पेट्रोल देने में कोई दिक्कत नहीं है, तो 200 रुपए टमाटर पे देने की दिक्कत क्यों है? मुझे समझ नहीं आता। The same people who are willing to pay 200 rupees for petrol can also pay 100 rupees for tomato or for प्याज and so on and so forth। लेकिन आपको, और आज सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो गई है कि हमारा कंज्यूमर तो ये चाहता है कि मुझे मुफ्त में दे दिया जाए। अब आप देखिए रेडी पर आप लोग सब आर्ग्यू करते हैं, मैं भी करता हूँ, तेरा टमाटर महंगा है, मुझे सस्ता कर। हाँ जी, लेकिन जब हम मॉल में जाते हैं तो हमारी हिम्मत ही नहीं होती कि हम आर्ग्यू करें। जब हम बैरिस्टा में जाते हैं तो कभी बोलते हैं आपके 300 रुपए का कप आप रिजर्व नहीं करते, मुझे 100 रुपए का दे दीजिए। वहां तो आप बड़े प्राउडली फील करते हैं कि साहब मैंने इतना प्राइस पे मैंने कॉफी का कप पिया है। लेकिन टमाटर के साथ आप लड़ते हैं, या रेडी वाले के पास आप लड़ते हैं कि साहब ये घिया तेरा महंगा है, या ये सब महंगा। दैट इज बिकॉज ऑफ आवर माइंडसेट दैट हैज बीन बिल्ट ओवर द डिकेड्स। हमें लगता है कि सस्ता अनाज हमारी अधिकार है। नो, I think we must tell people कि you should be willing to pay high price and there is a cost of cheap food। अगर आप सोसाइटी में देखते हैं आज people are becoming unhealthy, we all know that is because of cheap food। There is a price that you pay, you don't realize कि वो cheap food आपके आने तक आपका क्या नुकसान हुआ है, क्या हो रहा है। And I think these are things which we need to educate। I would request Ruchit ji to also start a small bay in this office where you talk about food, the price that people pay and the kind of losses or the health losses that we are incurring। और ये इसका जो इम्पैक्ट है वो भी कहीं हमें लोगों को समझाना चाहिए। इट इज़ नोबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टार्ट एजुकेटिंग द पीपल कि भाई आप कहीं नहीं कर सकते, अपने घर में तो करिए, अपने घर में तो एजुकेट करिए। आप और हम अगर अपने अपने घर में करना शुरू कर दें, यू विल सी देयर विल बी अ काइंड ऑफ अ रेवोल्यूशन और अ मूवमेंट बिल्डिंग अप इन दिस कंट्री कि भाई डोंट गो फॉर चीप फूड, नो, गो फॉर अ हेल्दी फूड। और हेल्दी फूड वुड कम विद अ प्राइस। व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? आज मैं देखता हूँ सारे देश में जाइए, आप किसी भी फैमिली में देख लीजिए, एंड आई थिंक आप भी अपना ट्राई कर लीजिए। एवरी फैमिली हैज पीपल जो दवाइयों पर जीवित है। बचपन से पैदा होते हैं तभी आपको डायबिटीज हो जाती है, या आपको कोई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी, व्हाटएवर, और वो जो प्रॉब्लम से है यू लिव विद ऑल थ्रू योर लाइफ। एंड व्हेन we live with these medicines all through your life, you actually are building up a pharmaceutical industry which is responsible for the economic growth। इकोनॉमिक ग्रोथ हम जब कहते हैं, जीडीपी की हम बात करते हैं, जीडीपी इज नॉट ओनली योर टोटल सम ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स प्रोड्यूस इन अ कंट्री। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज जीडीपी। उसको कभी हम सोचने का प्रयास ही नहीं करते हैं। जितनी आप दवाइयाँ लेते हैं
वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ग्रो करती है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री ग्रो करती है, इट एड्स ऑन टू जीडीपी। आप जितने बीमार होते हैं जीडीपी बढ़ती है। नाउ इट इज योर चॉइस, आप बीमार होकर जीडीपी बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप हेल्दी फूड करके खाने खाकर जीडीपी को दूसरी तरीके से आप बढ़ाते हैं तो मुझे लगता है कि दैट इज द वे फॉरवर्ड। जब आप कार चलाते हैं, एंड नाउ आई फाइंड ऑल एसयूवीज कमिंग, और सब लोग बड़ा प्राउडली फील करते हैं, एसयूवीज आर द मोस्ट डैमेजिंग व्हीकल इन द वर्ल्ड फॉर द एनवायरनमेंट, एंड येट वी ऑल डू इट। वी आर ऑल वेरी हैप्पीली ट्राइंग टू डिस्प्ले कि मेरी कार कौन सी आ गई है, एम आई राइट और नॉट? लेकिन सारा जो पोल्यूशन है लेवल जो दुनिया का, वो इट इज कमिंग फ्रॉम एसयूवी। सो जीडीपी तो बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, व्हाट इज हैपनिंग टू योर एनवायरनमेंट एंड योर हेल्थ, यू डोंट वांट टू लुक एट इट। कई बार मेरे से पूछा गया कि व्हाट इज जीडीपी। अगर एक पेड़ खड़ा है तो जीडीपी नहीं बढ़ती, आप उस पेड़ को काट दीजिए तो जीडीपी बढ़ जाती है। You need to understand this basic concept. This is how they have designed. मैंने पहले कहा था कि इकोनॉमिक डिजाइन को समझिए। जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें जीडीपी बढ़ानी है, आई स्टैंड अप एंड से कि नहीं, जीडीपी नहीं बढ़ानी है हमको ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन एजुकेशन, ये सब चीजें बढ़ानी है जो एक इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ है। जीडीपी इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ। मुझे याद है कि सर कुछ साल पहले मैं मध्य प्रदेश में बोलने गया, तो नर्मदा के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस थी, तो वहाँ चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के जो अभी हैं, उन्होंने कहा कि मैं नर्मदा पुत्र हूँ। ही वॉज born somewhere on the banks of Narmada. So he said, I would like to try to see my river is protected, flows very well and so on. And एंड में कहते हैं कि लेकिन जब विकास की बात होती है तो मैं जरा कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो मैंने अपने भाषण में उनके बाद कहा कि विकास, मैं आपको कंफ्यूजन दूर करता हूँ सर, अगर आपको जीडीपी बढ़ानी है तो रिवर को गंदा कर दीजिए। पहले तो आप इंडस्ट्री लगाएंगे जो अपने पोल्यूटेंट्स नदी में फेंकेगी, then when the river gets dirty, then you will bring a 10,000 crore rupees project from USAID or DFID and so on. पहली बात तो जब आपने वो इंडस्ट्री लगाई तब भी जीडीपी बढ़ गई, जब आपने 10,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लेके आया साफ करने के लिए तब भी जीडीपी बढ़ गई। And then when you and me drink that water, you fall sick, I fall sick, some people will die off, लेकिन जो बीमारी में रहेंगे तो आप जाके डॉक्टर को फीस देंगे, डॉक्टर आपकी फीस लेगा तो जीडीपी फिर बढ़ गई, बिकॉज इट्स अमाउंट ऑफ मनी दैट एक्सचेंजेस हैंड लीगली। सो वो पैसा बढ़ता गया, कंजम्पशन होती गई, वो बढ़ता गया तो आपकी जीडीपी बढ़ जाएगी। पर अगर आप नदी को साफ रखते हैं, नर्मदा को, तो जीडीपी जिस तरीके से हमने नापी है वो नहीं बढ़ती है। पर लेकिन अगर ह्यूमन हेल्थ बढ़ती है और ह्यूमन एनवायरनमेंट बढ़ता है तो यू सी दैट इज व्हाट वी आर ऑल एस्पायरिंग फॉर, एम आई राइट? दैट इज व्हाट वी आर ऑल लुकिंग फॉर। लेकिन हमने कहीं ना कहीं उस मॉडल में इकोनॉमिक डिजाइन को नहीं समझा और हम उसमें गलती पे गलती करते गए। हमें आज प्रयास सर ये करना है, आई एम सॉरी, क्या कहते हैं, मैं अधिक बोल देता हूँ जब मैं बोलना शुरू करता हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि आप और हमें एक प्रयास करना चाहिए कि हम थोड़े से करेक्शन करें अपने लेवल पे। एंड आई हैव ऑलवेज बिलीव कि एवरी मूवमेंट इन द वर्ल्ड स्टार्ट्स विद वन पर्सन। इट इज वन, देन अनदर वन, एंड देन अनदर वन, एंड द रेवोल्यूशन इज बॉर्न। आई रिमेंबर हिलरी क्लिंटन ने एक बात कही थी, और उसके लिए कही थी जो आज जिससे मैं एग्री नहीं करता था, सो आई वोंट गो इनटू द पॉलिटिक्स, बट उसने एक बात कही थी व्हेन शी वेंट टू बांग्लादेश विद हर हस्बैंड, और वो MFIs को जब देखा था, यूनुस को, तो उन्होंने कहा था इट टेक्स अ विलेज, देन अनदर विलेज, एंड देन अनदर विलेज, एंड द रेवोल्यूशन इज बॉर्न। सिमिलरली इट टेक्स वन पर्सन, then another person, then another person, and the revolution is born. So please don't believe or don't assume कि मैं आप अकेले हैं और आप क्या कर सकते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा मानना है कि अकेला जो है, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो कहा था कि अकेला पहाड़ नहीं तोड़ता, which I thought was थिंकिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर एरा, लेकिन मुझे लगता है कि तो उन्होंने ये भी कहा था कि एकला चलो रे। अब तो हमने देखा कि दशरथ मान जी ने अकेले ने पहाड़ तोड़ दिया था, और एक ही इंसिडेंट नहीं है, इंडिया में बहुत जगह पे हो चुका जहां लोगों ने पहाड़ तोड़े हैं अकेलों ने, अकेले एक आदमी ने। सो आई थिंक इट इज पॉसिबल एंड आई थिंक टाइम हैज शोन अस। तो अगर आप भी अकेला उसमें सोचें, और आई थिंक लेट्स गेट आउट ऑफ दैट थिंकिंग ऑल्सो कि अकेला नहीं कर सकता, अकेला बहुत कर सकता है। एंड द पॉइंट आई वाज कमिंग बैक टू अगेन एंड अगेन, सर जब मैंने ये कहा था कि डायरेक्ट इनकम सपोर्ट होनी चाहिए, तो मेरे से पूछा गया था कि आपके हिसाब से कितना मिलना चाहिए किसानों को। नाउ आई हैव गिवन यू द बैकग्राउंड, आई हैव गिवन यू द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ फार्मर। मैंने कहा था सर इनको 5,000 रुपये पर मंथ मिलना चाहिए। तो एज यूजुअल, no, where will the money come from and so on, because 5,000 रुपये पर फार्मर अगर मैं बात कर रहा था तो इट वुड एंटेल एन एक्सपेंडिचर ऑफ अबाउट 6 लाख करोड़ रुपीस पर ईयर। तो कहाँ से पैसा आएगा? मैंने कहा पैसा वहीं से आएगा जहाँ से 7वें वेतन आयोग का आया था।
सातवें वेतन आयोग में अगर आप 4.5 लाख करोड़ रुपए का आपने एडिशनल खर्चा किया और किसी ने सवाल नहीं किया, तो 6 लाख करोड़ रुपया आप एडिशनल खर्चा करेंगे तो कोई जवाब नहीं करने पूछने वाला। अगर आप खुद ही पहले यहाँ से जैसे आपने वहां पर एक्सेप्ट किया था, इसको भी एक्सेप्ट करिए, पॉसिबल है, वी हैव द मनी। नाउ द पॉइंट इज इंटरेस्टिंग। आज टोटल बजट एग्रीकल्चर का 1.25 लाख करोड़ का इन द कंट्री, एंड यू विल बी सरप्राइज, हाफ द बजट इज डायरेक्ट इनकम सपोर्ट। 60,000 करोड़ रुपया आज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, चाहे वो 6,000 रुपया है साल का जो किसानों को मिल रहा है, बट इन टोटलिटी 60,000 करोड़ रुपए का बजट जो है इट इज गोइंग एज डायरेक्ट इनकम सपोर्ट। द पॉइंट एज कहेंगे, डोंट थिंक कि आप अकेले हैं, कुछ हो नहीं सकता है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज कि अगर आप खड़े होते हैं किसी बात के लिए, सोसाइटी एट लार्ज वुड बी बैकिंग यू अप इफ दे थिंक दैट व्हाट यू आर टॉकिंग इज मेकिंग सेंस। और अगर एक आदमी का स्टार्ट किया हुआ इतने साल चल के अगर किसानों को आज अगर उनकी पॉकेट में 60,000 करोड़ रुपए जा रहा है, तो आई थिंक वी हैव द एबिलिटी टू ब्रिंग अबाउट दैट पॉजिटिव चेंज। सो व्हेन आई सी 30-40 of us sitting in a room and discussing, please when you walk away don't only think कि हाँ यार सुन लिया, बंद हो गया, बस हो गया। I think try to see how we can be each one of us in that capacity, put yourself in that capacity कि हम भी बदलाव ला सकते हैं, और बदलाव आप लाके रहेंगे अगर आप उस सोच पे चलते हैं जी। And I think that is what my message or my broader thinking for a group like HFN, which is trying, I find for several years now, the kind of a jumps, quantum jumps जो strides आप ले रहे हैं, वो stride जिस तरीके से आप लेते जा रहे हैं, I would only like कि भाई आप उसमें ये भी चीज़ें ऐड कर लीजिए, so that you become a kind of a जिसको कहते हैं फुल हाउस, जो एक सजेशन दे रहा है देश को, और वो देश सुनेगा। मेरा सिर्फ आपसे सबमिशन ये है कि आप ये मत सोचिए कि सुनेगा नहीं, देश वो सुनेगा। बिकॉज देश में और लोगों में और किसी भी समाज में, सारी दुनिया में एक फीलिंग है कि आज तक जो हो रहा है दैट इज़ नॉट द वे फॉरवर्ड, एंड आई थिंक हमें जो नया रास्ता दिखाना चाहिए, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट महात्मा गांधी को दोबारा वापस लाने के लिए। ईच वन ऑफ अस हैज़ द कैपेसिटी, हैज़ द जीन्स, हैज़ द अंडरस्टैंडिंग, हैज़ द एबिलिटी, उसी कैपेसिटी में, और हम अपने अपने कदम लेंगे तो वो अपने आप ही एक बहुत बड़ा एक चेंज, बदलाव दुनिया में हो जाएगा। आज भी मुझे दुनिया के किसान जो हैं, एक जब फ़ोन करके मुझे ये या व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं कि सर जो आप हिंदुस्तान में डिमांड कर रहे हो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो एक कानूनी अधिकार बना दिया जाए, आप क्योंकि आपके पास नंबर्स हैं, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड। अब देखें ना, अमेरिका में तो 1.5% रह गए हैं, हमारे पास अभी हम फिर भी 50% हैं। अगर हम करा पाते हैं इंडिया में, वो कहते हैं कि सर बिलीव अस कि भाई हम भी अपने देश में वो फिर हम उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। वी वुड ऑलवेज हैव समथिंग टू शो कि इंडिया ने ये कर दिया है तो हमें भी ये करिए। मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग आउटसाइड द वर्ल्ड, आउटसाइड द कंट्री कि इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, आई थिंक वी शुड बी इन एबिलिटी टू प्रोवाइड ए सोल्यूशन फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये थिंकिंग आनी आपके अंदर कि आप इंफीरियर नहीं हैं, आप किसी से भी कमज़ोर नहीं हैं, आप भी वो कर सकते हैं जो दुनिया आपको फॉलो करे। आई थिंक दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। और HFN के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि सर, मुझे नहीं पता मैंने आपके उस पर क्या लिखा सिग्नेचर बोर्ड पे, बट द मैसेज हियर वुड बी, प्लीज पुट योरसेल्फ इन दोज शूज, पुट योरसेल्फ इन दोज शूज, लेट द कंट्री लर्न फ्रॉम HFN, यू मेक HFN रीच दैट लेवल कि भाई लोग भी आपसे इंस्पायर्ड होकर आपके पास आए और आपसे समझना शुरू करें कि भाई आपने ये कैसे किया, हमें कैसे करना है, हमें भी वो बदलाव की तरफ बढ़ना है। एंड दैट बदलाव विल ओनली कम फ्रॉम a slogan which is quite popular in India, जो मैंने पहले भी कहा था, सबका साथ सबका विकास। I would definitely like to have a kind of a growth model जो कि सबको बेनिफिट करे, ना कि 9% को करे, जैसे मैंने आपसे कहा। और वो सबको करने के लिए the key is agriculture, the key is agriculture। So उसको लेके चलिए, और एग्रीकल्चर बदलेगा तो देश बदलेगा, एग्रीकल्चर बदलेगा तो दुनिया भी बदलेगी। और 3.5 बिलियन पीपल ब्रॉडली माना जाता है दुनिया में जो एग्रीकल्चर से डायरेक्टली इंगेज्ड हैं। एंड आई एम श्योर यू विल एग्री कि अगर 3.5 बिलियन का इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो दुनिया का ट्रांसफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली होता है। सो रुचित जी, आई थिंक आपने अपने कंधों पर इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है विद योर वंडरफुल टीम कि आप उसको पॉसिबल कर पाएंगे। एंड प्लीज 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 never give up. And finally, before I end, I must tell you something which inspires me. अगर आप इंग्लैंड गए हैं और if you have been able to walk to Edinburgh for instance, तो एक मुझे याद है कि मैं एडिनबरा और
ग्लासगो के बीच में कहीं पर एक भाषण दे रहा था, तो मुझे एक महिला ने सवाल खड़ा किया। मैं जब ख़त्म हुआ तो शी गॉट अप एंड शी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। शी सेड, मिस्टर शर्मा, व्हाट आई हियर फ्रॉम यू इज ऑल वंडरफुल, but don't you think there is a kind of a bulldozer now in the world which is going to destroy what all you are trying to say, or the voices that need to stand up and say कि भी दुनिया को क्या चाहिए, वो तो खत्म हो रहा है because of that bulldozer. And I hope you understand by bulldozer means the kind of economic policies. तो उसका ये सवाल था। तो she thought I come from India, so मैं एक ही आदमी दुनिया को मालूम है इंडिया से, तो उन्होंने कहा कि मैं उनकी बात करूँगा। तो क्वेश्चन she asked me was कि where do we draw inspiration कि हम उसको लड़ सकें। I knew it was a loaded question. I also knew कि वो she is thinking कि मैं खड़ा होकर बोलूँगा कि yes महात्मा गांधी, of course जिससे मैं बहुत inspired हूँ, but I thought she must be looking at it. तो लेकिन मैंने वहाँ एक जवाब दिया and I like to share with you. मैंने कहा कि lots of time you don't have to look for inspiration across the seas. There is inspiration in your backyard. और मैं आपके वहाँ से एक इंस्पायरेशन लेता हूँ विच आई लाइक टू शेयर आई सेड विद यू। जब आप उसमें जाएं, जो मैंने आपको शहर का नाम लिया था, उसमें जाएं तो सर उनके जो एक कासल है, उस कासल के उसके गेट पे एक बहुत बड़ा स्टैचू है। वो स्टैचू है रॉबर्ट, व्हाट वाज हिज नेम, फुल नेम, मैं बुजुर्ग भी होता जा रहा हूँ, रॉबर्ट, आपको याद होगा जिसने कहा था कि जिसने वो देखी थी, मछली देखी थी, सॉरी स्पाइडर देखा था वेब वीव करते हुए। द मैन हु लॉस्ट बैटल्स, he 5 times he lost the battle, came back in the cave and thought now he's not going to fight again. And then what happened, he saw a makdi making a web, and that fell down 27 times, yet got up and completed that web. That actually inspired him to go back and fight and come back again. वो जो बैटल थी, वो जो मैसेज उस स्पाइडर से मिला था, आई थिंक दैट्स अ मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस. डोंट फील फ्रस्ट्रेटेड, नेवर फील लेट डाउन, नेवर फील कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही है. पिक अप द करेज टू गो अगेन, back to fight. I think that back to fight is the model that the world now looks forward to. And I am very hopeful कि जब यंग लोग सोच लें कि हमने ये करना है तो वो पॉसिबल है. और जब आपने सोच लिया कि पीछे नहीं हटना है and you have to go on with that fight, that is what will bring about a change that the world is looking forward. So I'm very grateful to HFN for giving me this opportunity. Thank you. I'm also very grateful to you all for that patient hearing, I would say. नहीं तो normally किसी को वहाँ जाना है, किसी को वहाँ जाना है. So I'm very grateful. Thank you very much, and I'm open for a dialogue. Thank you, sir. So it was very enlightening and encouraging as well. बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास, but I would love to have people here. We have about 15 people online also now. Field से सारे in house ही हैं. ठीक है. But field से आ नहीं पाए हैं. तो किसी का सवाल हो, हाथ उठाएं. आपका सवाल जो है बेसिकली अगर मैं समझाऊँ वो ये है कि भाई फ्रॉम द फार्मर टू द कंज्यूमर देयर इज अ चेन, और उस चेन में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं. बट अगर हम उस चेन को किस तरीके से बाईपास करके आप कंज्यूमर तक पहुंचाएं तो फार्मर को बेनिफिट सारा मिलेगा. एम आई राइट? और मेजॉरिटी जो शेयर है उसको मिलेगा, उसका जो एंड कंज्यूमर प्राइस है. दैट्स व्हाट आई थिंक. आपका ब्रॉडर सवाल था कि आप एफपीओ के माध्यम से आप कोशिश करना चाहते हैं कि उसको आप तोड़ के तो सीधा एक कंज्यूमर को प्रोवाइड करें. एम आई राइट? ये आपका बेसिकली सवाल था. देखिए, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा था शुरू में कि जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि भाई फार्मर जो है हर चीज़ अपनी रिटेल ने हर चीज़ होलसेल पे बेचता है और रिटेल पे खरीदता है. सो ही अर्न्स लॉसेस बोथ वेज. दैट इज व्हाट ही हैड सेड, एंड आई थिंक which is a very correct statement that the then American president had made, and I think which is very right जो आप कह रहे हैं. Even in America, even in India, even in Europe, I find that's the system that operates. एक तरीका तो यह है कि हम बिटवीन कंज्यूमर एंड फार्मर के बीच में जो भी चेन है उसको ख़त्म करें. दे कैन बी अ डायरेक्ट वे फॉरवर्ड. जो आपने कहा है कि इट्स हैपनिंग बाय वे ऑफ एफपीओस आल्सो इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बट देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेसेस वेयर आई फाइंड कि भाई देयर आर इंडिविजुअल एफर्ट्स आल्सो. एटलीस्ट व्हेन यू गो अब्रॉड यू फाइंड वीकली बाजार, वो पैकेट्स भी आपको मिलते हैं. आप उसको यू कैन ऑर्डर, वो फार्मर या जो भी उसके लोग हैं वो आपको
सप्लाई करते हैं रेगुलर, दिस इज हैपनिंग अराउंड दिस सिटीज बट नॉट इन ए बिगर दिस चेन जो शहरों में जो हो सकती है। ये तो एक तरीका है उसको करने का। लेकिन दूसरा कभी हम फार्मर के भी एंगल से सोचें, फार्मर को क्या चाहिए, लाइक ईच वन ऑफ अस, अगर हम कोई चीज़ पैदा करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं तो वी वांट द राइट प्राइस फॉर इट। फार्मर को भी राइट प्राइस चाहिए। इट डजंट मैटर टू हिम कि उसके 25 आगे कैरियर हैं या सप्लाई चेन में कितने प्लेयर हैं। दैट इज वाई आई थिंक वन वे इज यस, जो आप कह रहे हैं कि ब्रिज दैट गैप। दूसरा है कि भाई आप अगर फार्मर को एक प्राइस गारंटी करते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मिनिमम प्राइस आपने गारंटी कर दिया कि इसके नीचे कोई नहीं खरीदेगा। आई थिंक दैट इज द रियल फ्रीडम दैट द फार्मर इज लुकिंग फॉर। वो क्योंकि दुनिया की सोच में नहीं है, दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। इकोनॉमिक मॉडल ऐसा है जो कहता है कि फार्मर को हम मार्केट पे छोड़ दें। दैट इज वाई जो जितनी भी दुनिया में डिस्ट्रेस है फार्मिंग सर्कल में वो उसी के करके है। मुझे लगता है कि जब हम गारंटीड प्राइस लेके आएंगे तब जो है उसकी जो आगे क्या होता है, आई थिंक वो उसकी बला से ये इसलिए वो क्यों मैं कह रहा हूँ सर, आपको याद होगा जब किसान आंदोलन हो रहा था, दे स्टार्टेड ऑफ बाय सेइंग कि हमें 3 कानून वापस लेने हैं। अगर आप सबको याद होगा 3 कानून वापस लेने आया तो एक टाइम आया, मैंने 2 महीने के बाद मैंने एक स्टेटमेंट दिया और मैंने कहा था कि नहीं, एक्चुअली 3 कानून नहीं चाहिए, हमें चौथा कानून चाहिए। चौथा कानून चाहिए कि हम एमएसपी को एक लीगल इंस्ट्रूमेंट बना दें। इंटरेस्टिंगली देयर वर सम फार्मर लीडर्स हु कॉल्ड मी अप एंड सेड कि जी शर्मा जी, आपने तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, हम तो 3 कानून वापस कराने के लिए आए थे, आपने कह दिया कि एक चौथा कानून आना चाहिए, तो यू हैव एडेड ऑन टू आवर प्रॉब्लम। तो आई टू एक्सप्लेन टू देम कि देखिए समझिए, अगर 3 कानून वापस होते हैं, जो प्रेवलेंट डिस्ट्रेस है जो एग्रीकल्चर में वो तो एग्जिस्ट करती रहेगी, वी हैव टू फाइंड ए सोल्यूशन फॉर इट। तो मुझे लगता है कि जो चौथा कानून मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि आपको एमएसपी जब गारंटी हो जाता है तो आप उससे निकल पाते हैं, उस डिस्ट्रेस उनको समझ आना शुरू हो गया। एंड आई एम सो हैप्पी कि आज किसानों का एजेंडा एक ही है कि हमें कानूनी अधिकार बनाया जाए एमएसपी का। उनको समझ आ गया है कि एमएसपी करने से क्या मतलब होगा। मेरा सिर्फ एक ही इसमें सुझाव ये है कि एमएसपी का रोल ये है जो गारंटीड होगा कि उसका एडवांटेज यही है कि भी जब किसान को लाइक ऑल ऑफ अस जब हमें गारंटीड इनकम मिलेगी तो जो बाजार है वो इट विल एडजस्ट टू दैट काइंड ऑफ ए चेंज। ये मेरा कहना है, वो जरूरी है हमें करना। आप वो भी करिए सर, लेकिन साथ में ये भी फोकस करिए कि किसानों को भी आप और मेरे जैसे, हम सबके जैसे गारंटीड प्राइस मिलना चाहिए। फॉर योर व्यूअर्स, पहले तो इनका सवाल ये है कि जो इकोनॉमिक डिज़ाइन की हम बात कर रहे थे, क्या लगता है कि कोई भी सरकार उसको चेंज कर पाएगी और या उसको तोड़ पाएगी जो डिज़ाइन बन चुका है, पिछली हो ये हो या आने वाली सरकारें हो? आई थिंक दैट वाज द क्वेश्चन। एम राइट सर? देखिए, जब भी हम शुरुआत करते हैं किसी चीज़ की तो आई थिंक वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट कि भाई ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा या कौन करेगा। जस्ट टू इलस्ट्रेट फ्रॉम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, आप लोगों ने सब ने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है कि देयर वाज अ टाइम व्हेन द सन वुड नॉट सेट ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। ये हमने सब ने पढ़ा है इतिहास में कि एक सूरज नहीं डूबता था ब्रिटिश एम्पायर के ऊपर। और वो टाइम था जब ह्यूमन राइट ग्रुप्स नहीं थे, मीडिया नहीं था। कभी किसी ने सोचा था कि वो ब्रिटिश एम्पायर जो है विच रूल्ड ओवर 80 कंट्रीज इन द वर्ल्ड एट वन स्टेज, वो कभी क्रम्बल होगा? कभी आपने सोचा कि जो इंडिया में लोग लड़ रहे थे आज़ादी के लिए, कभी आपने सोचा था कभी वो फ्रीडम पाएंगे? कभी नहीं सोचा था, बिकॉज दे वर पोस्टेड और पेस्टेड अगेंस्ट काइंड ऑफ ए फोर्स जो आपको मालूम था कि वट एवर दे वांटेड दे कुड डू इट। एम राइट? लेकिन आप देखिए द एफर्ट दैट पीपल मेड ओवर द 100 और नॉट मैनी ईयर्स, आई वुड से 200 ईयर्स में तो इंडिया में हुआ, लेकिन ग्लोबली भी आप देखें कि एक्चुअली दैट एम्पायर इवेंचुअली क्रम्बल्ड। ठीक है ना? वो सन वुड स्टार्ट सेटिंग ऑन दैट एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर। आप ये मत सोचिए कि जो आप कह रहे हैं वो कभी होगा नहीं। आपको लगता है कि भाई ये बात लोगों के जहन में जानी चाहिए, तो यू मेक दैट एफर्ट। आई थिंक दैट इज व्हाट गांधी डिड। अगर गांधी वहाँ साउथ अफ्रीका में अगर आप उनकी स्टोरी देखते हैं तो दैट इज व्हाट ही वाज ट्राइंग टू एक्चुअली इम्बाइब इन पीपल कि भाई योर नीड टू स्टैंड अप एंड रेजिस्टेंस करने की क्यों जरूरत है। ही बिल्ट अपॉन दैट एंड बढ़ता गया। Not only he, but millions of people joined that battle.
or whatever struggle, not only in India but across the globe, one country after the another, and eventually their empire crumbled. I am also hopeful कि the present empire जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको भी crumble करने के लिए don't have to worry for 200 years now, because वो time shorten हो गया है. Because thanks to your digital technology, your social media and so on and so forth, वो जो मैसेज इतनी देर से पहुंचता था वो अब मैसेज पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लगता है. एंड आई कैन शेयर विद यू कि ग्लोबली मैंने एक चीज़ देखी है कि ओवर द पीरियड जो हम लोग काम कर रहे हैं इकोनॉमिक डिज़ाइन के ऊपर जो आपने बात की है, देयर इज अ रीथिंकिंग. आई फाइंड लॉट्स ऑफ इकोनॉमिस्ट अक्रॉस द ग्लोब आर नाउ सेइंग एग्जैक्टली व्हाट वी आर ऑल सेइंग. तो इसका मतलब वो कुनबा जो है बढ़ता जा रहा है जी. When more people start saying the same, even politicians start understanding कि यार कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है कि नहीं. वो तभी होगा अगर हम जो एजुकेटेड क्लास है वो समझे और उस बात को उठाए. एंड प्लीज डोंट थिंक कि मैं अकेला हूँ. ये सवाल मुझे एक बार फिर किया गया था, सॉरी आपने कहा नहीं, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट कि आप पूछते हैं ये सवाल अक्सर पूछा था कि साहब मैं तो अकेला हूँ, मेरे करने से क्या होगा. You know, an African lady in a talk I was giving somewhere in Africa, she asked me a question कि सर मैं तो अकेली हूँ और मैं कुछ भी करूंगी तो उसका क्या असर पड़ेगा. हाँ जी, तो आप जो मुझे बोल रहे थे आज बता रहे थे उसका तो आई कैन, इफ यू से कि आई कैन चेंज, तो व्हाट इम्पैक्ट इट विल हैव. तो आई अगेन न्यू इट वाज अ लोडेड क्वेश्चन, बट देयर वाज अनदर लेडी इन द सेम ऑडियंस, अफ्रीकन लेडी, हु सेड सर आई वांट टू आंसर दिस. आई वाज वेरी हैप्पी, रिलीव्ड आल्सो कि कितना बड़ा सवाल, मुश्किल सवाल था. तो खड़ी हुई, उसने सवाल का जवाब दिया कि अफ्रीका में एक कहावत है कि इफ यू थिंक you are alone and cannot do anything, try to sleep at night when you sleep in one room with only one mosquito in your room. वो एक मच्छर जो है आपको रात में जीना हराम कर देता है. तो हर क्वेश्चन वाज कि क्या आप मच्छर से भी गए गुजरे हैं. आई थॉट दैट वाज अ वेरी पावरफुल वे टू एड्रेस दिस क्वेश्चन कि हम जब सोचते हैं ना, हमारे सबके माइंड में आता है कि मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ. आई थिंक लेट अस लर्न फ्रॉम दैट मच्छर कि वो अकेला क्या कर सकता है. सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज एट एवरी स्टेज, एवरी अपॉर्चुनिटी यू हैव लॉट्स ऑफ इट कमिंग. इवन इन आज तो आपके पास ट्विटर है, सोशल फेसबुक है या और भी इंस्टाग्राम है, आप उसमें ये बातें शेयर करिए ना जी. आप बातें शेयर करिए और यू विल सी, यू विल हैव अ काइंड ऑफ ए फॉलोइंग दैट यू वांट. पीपल वांट टू गेट द राइट काइंड ऑफ मैसेज आल्सो. सो मेरा मानना है कि वो इकोनॉमिक डिज़ाइन जो आप बात कर रहे हैं वो अभी नहीं होगा, 5 साल बाद नहीं होगा, बट इवेंचुअली द वर्ल्ड विल हैव टू कम डाउन टू चेंजिंग दैट. दे हैव नो अदर ऑप्शन. वो इकोनॉमिक डिज़ाइन को बदलना है. इन 2000 आज जो है 20th सेंचुरी नहीं है, वी आर इन टू 21st सेंचुरी. 21st सेंचुरी के इकोनॉमिक्स को वी कैन नॉट कंटिन्यू, समबडी हैड सेड दिस, विद द 20th सेंचुरी इकोनॉमिक्स. वो जो इकोनॉमिक सोच है 20वीं सदी की, वो बदलनी पड़ेगी आपको 21वीं सदी की. और 21वीं सदी में इकोनॉमिक डिज़ाइन को बदलना ही मेरे मानना है कि दैट विल बी द न्यू इकोनॉमिक थिंकिंग जिसकी तरफ हम बढ़ेंगे. मैंने एक बार वर्गीस कुरियन साहब से पूछा कि सर आपने इतना बड़ा रेवोल्यूशन किया, व्हाट वाज द पॉलिटिकल विल बिहाइंड इट. बाकी तो आप सब जानते ही हैं, आई एम श्योर यू नो दिस स्टोरी ऑल्सो, पर मैं जस्ट वांट टू शेयर इट अगेन. तो मैंने उनसे जो ये सवाल पूछा तो उन्होंने मुझे एक जवाब दिया था, एंड आई हैव नेवर फॉरगॉटन दैट. ही सेज, जब मैं ये सोच रहा था कि भाई हमें इस तरफ चलना चाहिए, तो मुझे मालूम था कि भाई आई नीड ए पॉलिटिकल विल जो मेरी बात को समझे. नो, इट वाजंट ईजी. अगर मैं फाइलों पे लिखता रहता तो वो ब्यूरोक्रेसी उसके जवाब देती रहती, फाइलें फाइलें फाइलें, जैसे हम मानते हैं कि सड़क सड़क के चलती हैं फाइलें, वो भी चलता रहता. ही सेड व्हाट ही डिड वाज, उन्होंने सोच, लाल बहादुर शास्त्री वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, सो ही इनवाइटेड लाल बहादुर शास्त्री टू कम एंड इनॉग्रेट द कोऑपरेटिव. ही ऑल्सो न्यू, उस जमाने में हेलीकॉप्टर और ये सब नहीं होता था, इतना जो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है हेड ऑफ द स्टेट की. तो द प्राइम मिनिस्टर को अगर आना है तो प्राइम मिनिस्टर को अहमदाबाद, अगर गुजरात में आप कर रहे हैं तो अहमदाबाद रात को आना पड़ेगा या सुबह आना पड़ेगा. तो फ्लाइट्स को देखते हुए वो ऐसा कनेक्शन बना कि वो प्राइम मिनिस्टर को रात को रहना पड़ेगा वहाँ पर. तो व्हाट ही डिड वाज कि उनकी जहाँ पर उन्होंने वो इनॉग्रेशन करनी थी कोऑपरेटिव की, वहाँ पर उन्होंने गांव में किसी बड़े किसान को कहा
कि भाई यू विल हैव ए वीआईपी गेस्ट टुडे, ये नाम नहीं बताया, और आपको आप रख सकते हो। उसने कहा जी हाँ मैं रखूंगा जी, मेरे लिए तो बड़ा अच्छा होगा, किसान अब जानते हैं हॉस्पिटलिटी उनकी। तो उन्होंने जब ये बताया, डीसी वाज वेरी वरीड, जो कलेक्टर थे वहाँ के अहमदाबाद, कि भाई हु विल टेक केयर ऑफ हिज सिक्योरिटी। रात को उनको बाई कार आना पड़ेगा, वहाँ गांव में रहना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर को, तो यू कैन अंडरस्टैंड जो उसके डिफिकल्टीज आती हैं। तो डीसी वाज वेरी अनहैप्पी विद कुरियन टोल्ड मी, पर ही सेड कि आई इंसिस्टेड कि ऐसा होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर आ गए, प्राइम मिनिस्टर गांव में आ गए उस किसान के पास। जब किसान के पास आए तो ऑब्वियसली बाकी किसानों को पता चलेगा, तो बाकी किसान भी वहाँ आ गए। तो रात के 12 बजे तक वो बैठे उनसे गपशप करते रहे, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। सुबह जब इनॉग्रेशन हुई है तो वर्गीस कुरियन कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने मुझे बोला कि मैं किसानों से बात कर रहा था, वो कहते हैं कि कोऑपरेटिव इज ओनली द वे फॉरवर्ड। तो उसने कहा सर इसलिए तो मैंने आपको बुलाया जी। इसलिए तो आपको इनवाइट किया गया कि आप आइए और ये समझिए कि ये कोऑपरेटिव क्यों जरूरी है। नाउ द पॉइंट हियर इज लुक एट हिज स्ट्रेटजी और श्रूडनेस एंड स्मार्टनेस, कि उनको ये समझ आया कि भाई ये पॉलिटिकल विल जो है ये इस तरीके से काम करती है। और उसने कहा कि तो आप करिए ना, यू नो आई एम देयर विद यू, यू डू इट। दैट इज हाउ अमूल वाज बॉर्न। एंड बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर सपोर्टेड हिम, तो जो ब्यूरोक्रेसी के जो बीच में होना था रास्ता, वो जैसे आपका सवाल था ना कि बीच के प्लेयर्स, वो सारे खत्म हो गए जी। एंड दैट इज सक्सेसफुल मॉडल बिकॉज द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द ग्रुप जो था, दोनों के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन था जो हुआ। ये बात जो है आई थिंक इज ए मैसेज टू योर क्वेश्चन सर, कि कैसे इसको हम जो हम कह रहे हैं, जो अमूल ने किया या जो बाकी कंपनियों ने किया, कैसे उसको हम ट्रांसफॉर्म या उसको ट्रांजिशन में बाकी लेके जाएंगे। इज दिस वे फॉरवर्ड कि पॉलिटिकल विल को चेंज करना है, पॉलिटिकल सोच को करना है, बिकॉज द बक स्टॉप्स एट द पॉलिटिकल विल। तो उसमें अगर हम सब का, यू डोंट हैव टू वरी कि वी नीड ओनली मतलब वर्गीस कुरियन ना हो तो अब नहीं हो पाएगा। आई थिंक लेट अस ऑल बी वर्गीस कुरियन एंड ट्राई टू सी हाउ वी बिल्ड अप दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट कि भाई पॉलिसी मेकर्स उस तक करना चाहें। यही सवाल सर मैंने एक बार, सॉरी आई एम एक्सटेंडिंग योर टाइम, एक बार मैंने स्वामीनाथन जी से ये सवाल पूछा था, एम एस स्वामीनाथन से। मैंने कहा सर इतना बड़ा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, हाँ जी, और सब जानते हैं क्या क्या हुआ, बट व्हाट वाज द पॉलिटिकल विल बिहाइंड इट? कैसे हुआ कि भाई ये पॉलिटिशियन को, ये हेड ऑफ द स्टेट को ये लगा कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन इज व्हाट इंडिया नीडेड। ग्रीन रेवोल्यूशन नाम बाद में आया था, लेकिन ये कैसे हुआ? तो ही आंसर्ड मी एंड आई थिंक दैट इज अनदर स्टोरी व्हिच टेल्स यू द सेम, जो आपका सवाल था शायद उसी को मेरे ख्याल से एड्रेस करता है वो। उन्होंने कहा था कि देवेंद्र, द एंटायर हिस्ट्री वाज रिटन इन वन कार जर्नी। देखिए आपने ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर किताबें पढ़ी हैं, लेकिन वो कार जर्नी जो है जिसने उसको पॉसिबल किया था, उसकी जिक्र जो है उन्होंने मेरे साथ जो किया, आई वांट टू शेयर विद यू। वो कहते हैं कि एक बार वो मिसेस इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर एंड ही वाज द डायरेक्टर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन पूसा इन दिल्ली। सो उनको कुछ इनॉग्रेशन कराना था, तो ही हैड इनवाइटेड प्राइम मिनिस्टर टू कम। तो प्राइम मिनिस्टर को वो लेने गए। उस जमाने तो ट्रैफिक इतनी नहीं होती थी, तो आधे घंटा आई थिंक वुड टेक लेस देन दैट टू रीच द पूसा फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। तो उस कार जर्नी में मिसेस गांधी आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। शी सेड, शी यूज्ड टू कॉल हिम स्वामी, शी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ दिस मैन। तो उन्होंने कहा कि स्वामी, आई अंडरस्टैंड ऑल योर एफर्ट्स कि जो आप कह रहे हैं कि भाई ये टेक्नोलॉजी या ये सीड जो है, ड्वार्फ सीड मेक्सिको से इंपोर्ट किया जाए। अगर आपको याद होगा वीट सीड की बात मैं कर रहा हूँ, तो ये इंपोर्ट किया जाए, नॉर्मन बोरलॉग वाला। आई एग्री विद यू, बट कैन यू गिव मी अ कमिटमेंट? तो ऑब्वियसली द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा यस मैम। तो वो कहती है कि कैन यू गिव मी अ कमिटमेंट दैट यू विल गिव मी अ सरप्लस ऑफ अबाउट 10 million tons in a couple of years from now? And the second part of the sentence was very important, because I want the bloody Americans off my back, because Americans were arm twisting Mrs. Gandhi, and so she wanted to get out of it. तो ये जो टेक्नोलॉजी आएगी, because you remember we were a country living in ship to mouth existence at that time. तो ये जो कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि व्हीट का रेवोल्यूशन होगा, we will become self sufficient. Swaminathan says कि he gave that commitment. He gave that commitment to Mrs. Gandhi and everything then was laid out. क्योंकि Mrs. Gandhi got convinced कि भाई ये हो सकता है, तो you know how the revolution was born. The point I'm trying to make is कि वो जो political will वर्गीस कुरियन देख रहे थे, जो political will स्वामीनाथन देख रहे थे, I think that is a political will we all must look up to. और वो तभी हो सकता है कि हम उस आवाज को अब ज्यादा बुलंद करेंगे। उनके पास शायद एडवांटेज था कि दे हैड एन एक्सेस, राइट काइंड ऑफ एक्सेस। मेरे और आपके पास शायद ये नहीं होगा, लेकिन मेरे और आपके पास एक दूसरा एक्सेस है, विच इज टू वी कैन बिल्ड अप आवर वॉइस।
तो आप अपनी आवाज़ को बुलंद करिए, प्राइम मिनिस्टर भी सुनेगा, हेड ऑफ द कंट्री जो और भी हैं वो भी सुनेंगे जहाँ भी हैं। आई थिंक दैट इज़ द वे फॉरवर्ड कि आप बदलाव ला सकते हैं। सो डोंट गिव अप, और मैं आपसे यही कहूँगा, डोंट गिव अप, कीप ऑन ट्राइंग एंड मे बी यू विल ब्रिंग अबाउट ए रेवोल्यूशन। तो मुझे लगता है कि हमें जल्दी प्रधानमंत्री जी को यहाँ बुलाना पड़ेगा। बट ऑन दी सीरियस नोट, आई थिंक जैसा सर ने कहा कि कोऑपरेटिव इज दी वे टू गो, वी ऑल अंडरस्टैंड। और मुझे लगता है कि हम एक गोल्डन इरा में जी रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी अलाउज मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फार्मर्स टू कोऑपरेट मच इजीली। जो हम ट्विटर पे करते हैं, वो बात करते हैं, इंफॉर्मेशन इज वन ऑफ द वेज वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। विद दैट, sir, thank you so much for spending time. Thank you We very really much. appreciate your time here. Thank you.